हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नन्हे से अलेक्जेंडर को रोहित की ओर देखकर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। रोहित ने बिना कुछ सोचे समझे यह तय कर लिया था कि बच्चों में जो फाइट हुई थी उसमें ज़रूर गलती अलेक्जेंडर की थी। रोहित ने ना अलेक्जेंडर से कोई पूछताछ की और ना ही अलेक्जेंडर का पक्ष जानने की कोशिश की। जब रोहित ने देखा कि अलेक्जेंडर बिना हिले डुले सिर्फ बड़ी बड़ी आंखों से रोहित की ओर देखे जा रहा था, तब रोहित ने उससे कहा, इस तरह क्यों देख रहे हो? ज़रा मुझे बताओ, यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? देखो कितनी बुरी तरह से काटा है तुमने इस बच्चे के कान को। जिस बच्चे का कान अलेक्जेंडर ने काटा था उसका नाम मोहित था। मोहित की मां ने बचपन से ही मोहित को ट्रेन किया था कि उसे आर्यन और रोहित के गुड बुक्स में रहना है, ताकि बड़े होने पर मोहित धीरे धीरे आर्यन का विश्वास हासिल कर सके और उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाए। और अगर ऐसा हो गया तो मोहित को एक बड़ा और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता था। अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में सोच रही मोहित की मां ने मोहित के कान पर अब तक इसलिए पट्टियां नहीं करवाई थी क्योंकि वह आर्यन और रोहित को दिखाना चाहती थी कि मोहित दर्द से किस तरह तड़प रहा था और कितनी बुरी तरह से अलेक्जेंडर ने मोहित के कान को काटा था। मोहित की माँ यह बात भी अच्छी तरह जानती थी कि अगर अलेक्जेंडर के खिलाफ रोहित को भड़काने में वह लोग कामयाब हो जाते हैं तो यह बात आर्यन को ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्यन को अपने सौतेली भाई से नफरत होगी और अलेक्जेंडर से दुश्मनी मोल लेकर मोहित को आर्यन की दोस्ती और विश्वास हासिल होता। मोहित ज़ोर ज़ोर से रोए जा रहा था। मोहित की आवाज़ जैसे ही अलेक्जेंडर के कान पर पड़ रही थी, अंदर ही अंदर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अलेक्जेंडर के चेहरे पर इस तरह का गुस्सा देखकर रोहित ने अलेक्जेंडर से कहा, क्या हुआ? क्या तकलीफ़ है तुम्हें यहाँ पर? क्यों तुम इस तरह से लोगों के साथ बिहेव करते हो? इस बार रोहित की बात अलेक्जेंडर को काफ़ी हर्ट कर चुकी थी, इसलिए रोहित की आंखों में आंखें डालकर अलेक्जेंडर ने कहा, क्योंकि मैं बचपन से ऐसा ही हूँ। आप यही सुनना चाहते हैं ना कि मैं एक काफ़ी बदमाश और बिगड़ा हुआ बच्चा हूँ। आर्यन की तरह नहीं हूँ, रिया की तरह नहीं हूँ। हाँ, यह बात सही है कि मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ, बल्कि मैं किसी भी नॉर्मल बच्चे जैसा नहीं हूँ, क्योंकि मेरी परवरिश ठीक से नहीं की गई है। एक नन्हे से बच्चे को इस तरह बात करते हुए देखकर मोहित की माँ शौक हो गई। मौके का फ़ायदा उठाकर मोहित की माँ ने रोहित की ओर देखकर कहा, देखा तुमने रोहित, यह 6 साल का बच्चा किस तरह की बातें कर रहा है। मुझे तो डर है अगर यह बच्चा हमारे ख़ानदान के बच्चों के साथ रहा तो न जाने ख़ानदान के बच्चों पर इसका क्या असर होगा। आज उसने मेरे बेटे का कान काटा है, कल उठकर आर्यन के साथ कुछ गलत कर सकता है। आर्यन, रिया और हमारे ख़ानदान के बाकी बच्चों का फ्यूचर इस लड़के के साथ बिल्कुल सेफ नहीं है। किसी भी हालत में तुम्हें इस बच्चे को ऐसा सबक सिखाना होगा कि इसे ज़िंदगी भर याद रहे। नन्हे से अलेक्जेंडर की आंखों में देखकर रोहित को मायूसी महसूस होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नन्हे से अलेक्जेंडर को तमीज़ सिखाने का क्या रास्ता हो सकता था। वह यह भी अच्छी तरह से जानता था कि अलेक्जेंडर बचपन से क्रिस्टोफर के साथ पला बड़ा था और ऐसे खतरनाक और अंडरवर्ल्ड से जुड़े आदमी के साथ बचपन गुजारने के बाद अलेक्जेंडर के मन पर क्या बीती सकती थी, उसकी पर्सनालिटी में किस तरह का प्रभाव पड़ सकता था, यह बात रोहित अच्छी तरह से जानता था। मगर रोहित के पास इस चीज़ का कोई इलाज नहीं था, इसलिए वह अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर मोहित की माँ की सारी बातें चुपचाप सुनता रहा। मोहित की माँ एक के बाद एक इल्ज़ाम अलेक्जेंडर पर लगाती रही और रोहित भी उनकी सारी बातें चुपचाप सुनता रहा। अलेक्जेंडर को रोहित की डांट से ज़्यादा अब उसकी खामोशी खटकने लगी थी। मन ही अलेक्जेंडर यह सोचने लगा था कि क्या अगर कोई भी बाहर का इंसान आकर इस तरह से आर्यन और रिया की बेइज्जती करता है तो क्या तब भी रोहित इसी तरह खामोश खड़ा रहता। अचानक ही रोते हुए मोहित ने रोहित की आंख ओर देखकर कहा, अंकल, मेरी कोई गलती नहीं थी, मगर देखो इसने कितनी ज़ोर से मुझे काटा है। मुझे तो लगता है कि अब मैं एक कान से कभी नहीं सुन पाऊँगा। रोहित जानता था कि मोहित एक छोटा बच्चा था और इसलिए उसे इस तरह का डर सता रहा था, मगर गलती अलेक्जेंडर की थी। यह सोचकर रोहित ने अलेक्जेंडर की ओर देखकर पूछा, क्या यह सब कुछ सच है? क्या तुमने जानबूझकर मोहित को इतनी बुरी तरह से काटा है? रोहित की बात सुनते ही अलेक्जेंडर ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए और अपना सर ऊंचा करके रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने ही किया है यह सब कुछ और आगे भी करता रहूँगा।
हर वह बच्चा जो मेरे सामने आएगा मैं बस इसी तरह उसे काटूंगा। अलेक्जेंडर का ऐसा जवाब सुनकर फिर से मोहित की माँ ने रोहित की ओर देख कर कहा, देखो रोहित, यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। अरे यह कोई सरफिरा पागल है। इसे जल्द से जल्द तुम्हें किसी अच्छे बड़े डॉक्टर को दिखाना होगा, वरना यह बच्चा एक दिन हम सबके लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर रह जाएगा। मुझे तो आर्यन की फिक्र हो रही है। मैंने बचपन से आर्यन को बिल्कुल मेरे मोहित की तरह ही प्यार दिया है। आर्यन अभी छोटा है, मोहित तो किसी तरह इस जख्म को सह लेगा, मगर कहीं कल उठकर इस लड़के ने आर्यन के साथ ऐसी कोई हरकत की तो बेचारे नन्हे से आर्यन का क्या होगा। यह सोच सोच कर मेरा जी घबरा रहा है। हालांकि उस औरत ने जो बात कही थी वह डर कहीं ना कहीं अब रोहित को भी लगने लगा था, मगर रोहित भी यह बात अच्छी तरह जानता था कि उस औरत के आंसू बिल्कुल फेक थे। उसे आर्यन की कोई चिंता नहीं थी, बस उसे बच्चों के जरिए मारवा परिवार के नज़दीक आने का मौका चाहिए था। मगर बावजूद इसके कि उस औरत के इंटेंशन क्या थे, उसने जो बात रोहित के सामने रखी थी वह बिल्कुल सही थी। मगर इस बार इससे पहले कि रोहित अलेक्जेंडर को कुछ पूछ सके, अलेक्जेंडर ने खुद ही अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए रोहित से कहा, हाँ मैं काफ़ी खतरनाक लड़का हूँ, क्योंकि मेरे पापा बहुत खतरनाक हैं। मेरे पापा से सभी लोग डरते हैं और मैं भी बिल्कुल उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ, बेहद खतरनाक। यह पूरी दुनिया एक दिन मुझसे डरेगी। अलेक्जेंडर के मन में चल रहे ऐसे ख्यालातों को सुनकर रोहित के मन में अलेक्जेंडर के लिए डर और बढ़ने लगा था। रोहित किसी तरह अलेक्जेंडर के मन से ये सारी बातें निकालना चाहता था। रोहित ने अपने घुटनों के बल बैठकर अलेक्जेंडर के कंधों को अपने हाथों से पकड़कर पूछा, क्या तुम मुझ जैसा नहीं बन सकते? अलेक्जेंडर ने भी बिना रुके रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं आप जैसा कैसे बन सकता हूँ, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे ना कभी फ़ोन किया है और ना ही मेरी खबर पूछी है। और इतना तो मैंने भी इंटरनेट पर पढ़ा है कि हर बच्चा अक्सर अपने माँ बाप की क्वालिटी अपने अंदर धीरे धीरे भरने लगता है, और जो बड़ा हो जाता है तो अपनी माँ और बाप जैसा ही बनता है। और मेरे साथ मेरे बायोलॉजिकल फादर कभी नहीं थे। मैं तो क्रिस्टोफर को ही अपनी डैड मानता हूँ। जैसा उन्होंने सिखाया वैसे ही सीखा, जो उन्होंने बताया मैंने वही सुना, और आगे भी वही करता रहूँगा, क्योंकि मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मैं आपको अपना डैड नहीं मानता। रोहित को एक पल के लिए ऐसा लगा कि वह अलेक्जेंडर को एक थप्पड़ जड़ दे, मगर वह जानता था कि ऐसा करने से मामला और बिगड़ सकता था। मगर अलेक्जेंडर ने रोहित की आंखों में नफरत देख ली थी, इसलिए अपने कंधों से रोहित का हाथ हटाते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, अगर इतनी ही नफरत करते हो तो मुझे यहाँ पर क्यों बांध रखा है? मुझे जाने क्यों नहीं देते? मुझे अपने असली पापा के पास जाना है, मुझे भेज दीजिए। मुझे ऐसे पापा नहीं चाहिए जो मुझसे ज़्यादा औरों पर विश्वास करते हों। अलेक्जेंडर की यह बात सुनते ही मोहित की मम्मी ने आगे जाकर रोहित से कहा, देखो रोहित, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो एक काम करो, तुम आर्यन से पूछ लो, उसने यह सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देखा है। उस औरत की बात सुनकर खुद रोहित भी चौंक गया। तभी रोहित की नज़र कुछ दूरी पर खड़े आर्यन और रिया पर पड़ी। बच्चों की भीड़ के पीछे खड़े आर्यन और रिया को अपने पास बुलाते हुए रोहित ने कहा, आर्यन बेटा यहाँ आओ और मुझे बताओ क्या है यह सब कुछ। रोहित के बुलाने पर आर्यन और रिया दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। धीरे धीरे आर्यन बच्चों की भीड़ से रास्ता बनाते हुए रोहित के पास आया। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि आर्यन की उम्र भले ही काफ़ी कम थी, मगर सच और झूठ पहचानने में उसकी परख बहुत ज़्यादा थी। जो कुछ भी हुआ था, अगर आर्यन ने अपनी आंखों से देखा था तो वह ज़रूर रोहित को पूरी बात समझाने की कोशिश करेगा। रोहित अच्छी तरह जानता था कि आर्यन भले ही ज़्यादातर वक्त शांत रहता था, मगर आर्यन की सोचने समझने की शक्ति बाकी कम हम उम्र के बच्चों से कहीं ज़्यादा थी। मोहित की माँ समझ चुकी थी कि आर्यन के पास भी यह सुनहरा मौका था अलेक्जेंडर को रोहित के सामने बदनाम करने का, और कहीं ना कहीं मोहित की माँ ने इसलिए आर्यन को रोहित के सामने खड़ा किया था ताकि आर्यन रोहित के मन में अलेक्जेंडर के लिए जहर भर सके और किसी भी तरह जल्द से जल्द मारवा खानदान से अलेक्जेंडर को छुटकारा मिले। ऐसा करने के पीछे मोहित की माँ का एक बहुत बड़ा स्वार्थ था। वह यह जानती थी कि अगर अलेक्जेंडर के साथ आर्यन के रिश्ते अच्छे रहे तो आगे चलकर यह बात उसके बेटे मोहित के लिए काफ़ी मुसीबत बन सकती थी। अगर एक अकेला मोहित आर्यन की ज़िंदगी में उसका बेस्ट फ्रेंड बनकर रहे तो मोहित के लिए ज़िंदगी काफ़ी आसान हो सकती थी। जो पावर इस वक्त रोहित के पास थे वह फ्यूचर में आर्यन के पास आने वाले थे, और ऐसी सिचुएशन में इतने पावरफुल आर्यन का बेस्ट फ्रेंड अगर मोहित बना रहे तो मोहित की ज़िंदगी के लिए यह काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता था।
मोहित की मां ने भी अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अभी से रिश्तों में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। हालांकि वह इन रिश्तों में इन्वेस्ट करके फ्यूचर में इसका काफ़ी बड़ा फ़ायदा उठाना चाहती थी, मगर इस वक्त सिचुएशन पूरी तरह से मोहित की मम्मी के कंट्रोल में थी। वह जानती थी कि आर्यन मन ही मन अपने सौतेले भाई से नफरत कर रहा होगा, और आज मौका था कि आर्यन सबके सामने रोहित की नज़रों में अलेक्जेंडर को इतना गिरा दे कि रोहित दोबारा कभी भी अलेक्जेंडर के बारे में इमोशनल होकर ना सोचे। मोहित की मां ने आर्यन से कहा, बेटा बता दो रोहित को तुमने क्या क्या देखा है और किस तरह से इस बदमाश लड़के ने तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड मोहित के कान को बुरी तरह काट कर उसे लहूलुहान कर दिया है। आर्यन कुछ देर मोहित की मां की बात सुनकर रो रहे मोहित की ओर देखता रहा। मोहित के कानों से खून बह रहा था और मोहित जोर जोर से रो रहा था। आर्यन कुछ देर वहीं खड़ा रहकर अपनी नाक खुजाने लगा। रोहित ने आर्यन से पूछा, क्या तुमने जो कुछ भी हुआ उसे अपनी आंखों से देखा? आर्यन अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मोहित की मां की ओर देखने लगा। मोहित की मां भी बड़े ही प्यार और दुलार से आर्यन से कहने लगी, बेटा बता दो अपने पापा को कि गार्डन में तुमने अपने दोस्त के साथ क्या होते हुए देखा। आर्यन मन ही मन सोचने लगा कि उसके पास यह बेहतरीन मौका था कि अलेक्जेंडर के बारे में बुराई करके हमेशा के लिए अपने पापा के मन में अलेक्जेंडर के लिए नफरत पैदा कर दे। रिया भी अच्छी तरह से जानती थी कि आर्यन जरूर अलेक्जेंडर को अपने परिवार से दूर करने का यह मौका अपने हाथों से नहीं जाने देगा। जब रोहित ने दोबारा आर्यन से पूछा कि गार्डन में आखिर क्या हुआ था, तब आर्यन ने रोहित की ओर देखकर कहा, मैंने देखा कि रोहित बड़े ही ध्यान से आर्यन की आने वाली बात को सुन रहा था। रिया और बाकी बच्चे भी बड़े ही ध्यान से आर्यन की ओर देख रहे थे। आर्यन ने धीमी आवाज़ में रोहित की ओर देख कर कहा, हाँ डैड, मैंने देखा कि अलेक्जेंडर ने ही मोहित के कान को जोर से काटा, इतनी जोर से कि उसके कान से खून निकलने लगा। आर्यन की बात सुनकर मोहित की मां ने चैन की सांस ली। उसे ऐसा लगा था कि उसका मकसद पूरा हो गया था और आज के बाद मोहित हमेशा रोहित और आर्यन के काफ़ी करीब रहने वाला था। रोहित अपना सर झुकाकर वहीं खड़ा रहा, लेकिन अचानक फिर से आर्यन की धीमी आवाज़ रोहित के कानों पर पड़ी। आर्यन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहा, मगर मैंने यह भी देखा कि कुछ देर तक मोहित और उसके साथी अलेक्जेंडर को काफ़ी परेशान कर रहे थे, उसे तरह तरह के ताने मार रहे थे, यहाँ तक कि मोहित ने अलेक्जेंडर को नाजायज़ बच्चा भी कहा। आर्यन के मुंह से ऐसा शब्द सुनकर रोहित हैरान परेशान रह गया। इतनी सी छोटी उम्र के बच्चे इस तरह की बातें कर सकते थे, यह रोहित ने कभी सोचा भी नहीं था। आगे बढ़ते हुए आर्यन ने कहा, कुछ देर बाद मोहित और उसके दोस्तों ने अलेक्जेंडर को कुत्ते की तरह भौंकने के लिए भी कहा। इसके बाद अलेक्जेंडर को गुस्सा आ गया और उसने मोहित के कान को जोर से चबा दिया। मोहित का रोना अचानक से बंद हो गया। सारे के सारे बच्चे बस बिना पलक झपकाए आर्यन को देखने लगे। नन्ही सी रिया के चेहरे पर आर्यन की बात सुनकर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। आर्यन ने अलेक्जेंडर को सपोर्ट किया था, यह देखकर कहीं ना कहीं रिया को मन ही मन में बहुत खुशी होने लगी थी। आर्यन रिया के एक्सप्रेशन अच्छी तरह से नोट कर रहा था। आर्यन ने रिया की ओर देखकर अपनी आंखें बड़ी की। रिया समझ गई थी कि आर्यन रिया को अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने को कह रहा था। आर्यन की बात सुनते ही रोहित ने मोहित की मां की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है कि मोहित को ठीक से एजुकेशन नहीं मिल रही है। इतनी सी उम्र में बच्चों को इस तरह का बिहेवियर ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है आपने और विकास ने मोहित के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। विकास मोहित के पापा का नाम था, जो मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी बड़ी पोजीशन पर काम करता था। यूँ कहा जा सकता था कि विकास का फ्यूचर पूरी तरह से रोहित और रोहित के साथ विकास के संबंधों में पर टिका हुआ था। रोहित ने अपने सामने खड़ी विकास की वाइफ से कहा, मुझे लग रहा है कि विकास को कुछ दिन और आराम करने लेना चाहिए। उसका ध्यान पूरी तरह से ऑफिस के ऊपर होने की वजह से घर पर उसका बिल्कुल ध्यान नहीं है, और अगर अपने बच्चों पर इस उम्र में ध्यान ना दिया जाए तो आगे चलकर हालात काफ़ी बिगड़ सकते हैं। इसलिए विकास से कह देना कि जब मैं ना कहूँ उसे ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहित ने काफ़ी सिंपल और सादे शब्दों में विकास को नौकरी से सस्पेंड कर दिया था। मोहित की मां को ऐसा लग रहा था जैसे बिना हाथ उठाए रोहित ने उसके गालों पर एक करारा तमाचा मारा था। अचानक ही मोहित की आंखों से बह रहे आंसू उसकी मां की आंखों से बहने लगे। मोहित की मां ने हाथ जोड़ते हुए रोहित से कहा, अरे नहीं नहीं रोहित, ऐसा मत करना। अरे छोटे बच्चों की बात को यहाँ कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो तुम। अगर मुझे पता होता कि मोहित ने यह सब कुछ किया है तो मैं वहीं पर उसे ऐसा सबक सिखाती कि नौबत यहाँ तक नहीं आती। रोहित ने अपने हाथ के इशारे से मोहित की मां को शांत करते हुए कहा, और एक बात,
मारवा खानदान के बच्चों के लिए जो स्पेशल क्लासेस चलती हैं उसमें भी अब मोहित को आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ देर पहले आप ही ने कहा था ना कि एक बच्चे की बुरी संगत की वजह से खानदान के सारे बच्चों पर इसका काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। तो यह बात अब मोहित पर लागू होती है। मारवा खानदान के स्पेशल क्लासेस में अब मोहित को आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहित की माँ समझ चुकी थी कि इसका साफ साफ मतलब यह था कि रोहित उसे और उसके परिवार को मारवा खानदान से दूर कर रहा था। कुछ देर पहले मोहित की माँ ने मोहित के ब्राइट फ्यूचर के लिए कई सपने देख लिए थे। अब न सिर्फ वह सपना टूटने वाला था, बल्कि मोहित के साथ साथ अब मोहित के पापा विकास का भी फ्यूचर खतरे में आ गया था। अपने हाथ जोड़कर मोहित की माँ रोहित से लगभग भीख मांगने लगी थी कि वह उसे माफ़ कर दे, मगर रोहित ने अपने नौकरों को इशारा करते हुए पास बुलाया और कहा, मैडम को बाहर ले जाओ और देखो कि अब जब तक अब मैं ना कहूँ तब तक मैडम को बिना इजाज़त घर में एंट्री ना मिले। धीरे धीरे मोहित के पूरे खानदान से उनके सारे हक और अधिकार छीन लिए गए थे। मोहित की माँ ने कभी सोचा नहीं था कि बच्चों की एक छोटी सी फाइट इतना बड़ा रूप ले लेगी। जब नौकर मोहित और उसकी माँ को घर से बाहर ले जा रहे थे, तब पीछे मुड़कर मोहित की माँ जोर जोर से माफ़ी मांगते हुए चीखती चिल्लाती रही, मगर रोहित ने उनकी सारी बातों का बिल्कुल अनसुना कर दिया। नन्हे से अलेक्जेंडर को कुछ ही मिनट में उस प्यार का एहसास हो गया था जो प्यार पाने के लिए वह सालों से तरस रहा था। अलेक्जेंडर ने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन उसके हक में बोलेगा, और अलेक्जेंडर ने जिस रोहित को अभी अभी इतना गैर जिम्मेदार बाप बताया था, उस बाप ने अलेक्जेंडर को परेशान करने वाले लोगों को सख्त से सख्त सज़ा सुनाई थी। इससे पहले अलेक्जेंडर के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। अलेक्जेंडर जब क्रिस्टोफर के साथ रहता था, तब अगर उसके साथ कोई ऐसा हादसा होता था तो क्रिस्टोफर बजाय उसके कि अलेक्जेंडर को परेशान करने वाले लोगों को सज़ा सुनाता, वह उल्टा अलेक्जेंडर से कहता था कि अगर कोई तुम्हें एक मुक्का मारे तो सामने से उसे 10 मुक्के मारो। अलेक्जेंडर को हमेशा ही अपनी जंग खुद लड़ने की सलाह दी जाती थी, और इसलिए अलेक्जेंडर ने बचपन से सीखा था कि कोई अगर तुम्हें परेशान करे तो उसका जवाब वायलेंस से देना चाहिए। रोहित के साथ अपनी रिलेशनशिप को लेकर अलेक्जेंडर के मन में फिर से एक उम्मीद जगी थी। अलेक्जेंडर ने कभी नहीं सोचा था कि उसे परेशान करने वाले बच्चों को रोहित इतनी बड़ी सज़ा सुनाएगा। अलेक्जेंडर के लिए यह बात जितनी शॉकिंग थी, उतनी ही उसके दिल में प्यार भरने वाली भी थी। बगल में खड़ी नन्ही सी रिया ने आर्यन की पीठ थपथपाते हुए इशारे से आर्यन की ओर अपना एक अंगूठा ऊंचा किया। आर्यन खुद भी यही चाहता था कि अलेक्जेंडर किसी तरह रोहित से दूर हो जाए। आर्यन ने मन ही मन यह तय कर लिया था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब अलेक्जेंडर अनिका और रोहित के बीच में फैसला पैदा करेगा, और बड़ी मुश्किल से आर्यन और रिया ने अपने मॉम और डैड को एक किया था। अचानक आए अलेक्जेंडर की वजह से अपने मम्मी पापा के बीच में किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग आर्यन नहीं होने देना चाहता था, मगर इसका मतलब यह भी नहीं था कि मोहित की माँ के झूठ को आर्यन आगे बढ़ता रहे। आर्यन जानता था कि सच क्या था, और सच्चाई यह थी कि अलेक्जेंडर की कोई गलती नहीं थी। आर्यन चाहता तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर अलेक्जेंडर को सबके सामने एक बुरा बच्चा साबित कर सकता था, मगर आर्यन यह बात जानता था कि ऐसा करना सही नहीं होता। इसलिए उसने रोहित और बाकी लोगों के सामने वही कहा जो सच था। नन्ही सी रिया को भी अपने भाई की यह बात बहुत पसंद आई। तभी अचानक अलेक्जेंडर के सामने खड़े रोहित को एक बात याद आई। रोहित ने अलेक्जेंडर की ओर देखते हुए पूछा, मगर यह तो बताओ कि तुमने मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे थे? क्या तुमने मुझसे कोई काम है? नन्हे से अलेक्जेंडर ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए रोहित की ओर देखा और कहा, मुझे मेरे जन्मदिन के बारे में पता चल चुका है। रोहित भी जानना चाहता था कि आखिर अलेक्जेंडर का जन्मदिन क्या था। रोहित ने अलेक्जेंडर से पूछा, कब है तुम्हारा जन्मदिन? इससे पहले कि अलेक्जेंडर इस बात का जवाब दे पाता, अलेक्जेंडर के जेब में पड़ा उसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। जब अलेक्जेंडर ने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला, तब रोहित की नज़र फ़ोन स्क्रीन पर पड़ी। क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर को कॉल लगा रहा था। अलेक्जेंडर जान चुका था कि रोहित ने देख लिया था कि उसका कॉल आ रहा था। उसने जैसे ही कॉल कनेक्ट किया, क्रिस्टोफर ने उससे पूछा, मैंने सुना कि मारवा खानदान के कुछ बच्चे तुमसे बदमाशी कर रहे थे। क्रिस्टोफर की इस बात का जवाब देते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, हाँ, वह करने की कोशिश कर रहे थे, मगर मैंने भी उन्हें अच्छा सबक सिखाया। एक लड़के का कान इतनी ज़ोर से काट लिया कि अब जब वह अपने कान को हाथ लगाएगा वह उसे मेरी याद जरूर आएगी। अलेक्जेंडर की यह बात सुनते ही क्रिस्टोफर ने उससे कहा, यह हुआ ना मेरे बेटे जैसी बात। हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से देना सीखो।
यह बहुत अच्छा किया तुमने। वैसे तुम्हारे साथ बदमाशी करने वाले बच्चों को क्या रोहित ने कोई सज़ा नहीं दी या यूं ही छोड़ दिया? रोहित ठीक अलेक्जेंडर के सामने खड़ा था। रोहित ने उन बच्चों के साथ और उसके परिवार वालों के साथ क्या किया था, यह बात अलेक्जेंडर रोहित के सामने क्रिस्टोफर को बताना नहीं चाहता था। इसलिए अलेक्जेंडर ने बात बदलते हुए कहा, मुझे यहाँ का खाना बहुत पसंद है। वहाँ क्रिस्टोफर भी समझ चुका था कि ज़रूर अलेक्जेंडर के आसपास रोहित खड़ा था, इसलिए वह डायरेक्टली रोहित के बारे में क्रिस्टोफर से बात नहीं कर रहा था। क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर से कहा, क्या बात है, भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, मगर तुम असली मायने में मेरे बेटे हो, तेज और चालाक। अगर खाना तुम्हें वहाँ का इतना ही पसंद है तो कुछ दिन और वहाँ पर रुक जाओ। अलेक्जेंडर ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, अगर आप कहते हो तो रुक जाता हूँ। अलेक्जेंडर का जवाब सुनकर क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर से कहा, जरा रोहित को फ़ोन देना। क्या है कि वहाँ पर तुम बिल्कुल आराम से और सुकून से रह सको, इसलिए मेरी रोहित के साथ बात होनी बहुत ज़रूरी है। अलेक्जेंडर ने अपने कान से फ़ोन हटाकर अपने नन्हे हाथों से फ़ोन रोहित की ओर आगे बढ़ा दिया। रोहित जानता था कि क्रिस्टोफर कॉल पर था। रोहित भी कई दिनों से क्रिस्टोफर से बात करना चाहता था, इसलिए बिना वक्त गवाए रोहित ने फ़ोन अपने हाथ में लेकर अपने कान से लगा लिया। जैसे ही रोहित ने फ़ोन पर हेलो कहा, क्रिस्टोफर की हंसी की आवाज़ रोहित के कानों पर पड़ने लगी। रोहित ने क्रिस्टोफर से पूछा, इतनी जल्दी हंसी आ गई? अभी तो मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया भी नहीं। रोहित की इस बात पर ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाते हुए क्रिस्टोफर ने कहा, मैं आपकी कॉन्फिडेंस की दाद देता हूँ। सच कहूँ तो मैं फ़ैन हूँ आपका। वैसे मैं तुम्हें एक छोटी सी न्यूज़ देना चाहता हूँ। रोहित बड़े ही ध्यान से क्रिस्टोफर की हर बात सुन रहा था। क्रिस्टोफर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरी बहन रश्मि तो इस दुनिया में नहीं रही। यह कहने के बाद क्रिस्टोफर बिल्कुल शांत हो गया। रोहित ने धीमी आवाज़ में क्रिस्टोफर से कहा, ओह, मुझे सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे आदमी ने उसे बॉर्डर के पार पहुंचा दिया था। हमारे देश से निकलने के बाद उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। कुछ देर फ़ोन पर खामोश रहने के बाद क्रिस्टोफर ने रोहित से कहा, फिक्र मत करो, मैंने अपनी बहन के खून का इल्ज़ाम तुम पर डालने के लिए तुम्हें कॉल नहीं लगाया। जो होना था हो गया, अब बीती बातें भूल जाएं। उसमें ही हम दोनों की भलाई है। उसके साथ जो हुआ मेरे ख्याल से वह डिजर्व करती थी। आखिर उसने नन्हे से अलेक्जेंडर के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। रोहित अब तक अलेक्जेंडर की हरकतों से एक बात अच्छी तरह समझ चुका था कि चाहे रश्मि ने अलेक्जेंडर के साथ काफ़ी ख़राब व्यवहार किया था, मगर कहीं ना कहीं क्रिस्टोफर के साथ अलेक्जेंडर का जो बात करने का तरीका था, उससे यह पता लगाया जा सकता था कि क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर को कभी किसी भी बात को लेकर परेशान नहीं किया होगा। इसलिए हमेशा अलेक्जेंडर क्रिस्टोफर के साथ अच्छी तरह से बात करता था। रोहित ने क्रिस्टोफर से पूछा, देखो तुम्हारे बहन के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे अफसोस है। क्या कोई और काम है जिसके लिए तुम मुझसे बात करना चाहते थे? इस बात का जवाब देते हुए क्रिस्टोफर ने कहा, अरे अगर तुम वो काम नहीं किया तो होता शायद मेरे आदमी ही किसी दिन रश्मि का काम ख़त्म कर देते। मगर क्या है ना कि हमारे ख़ानदान में फैमिली मेम्बर्स को सज़ा देना अलाउड नहीं है। चलो मुद्दे पर आता हूँ। क्या तुम जानते हो कि अलेक्जेंडर की बर्थ डेट क्या है? रोहित कुछ देर खामोश फ़ोन को अपने कानों से लगाकर खड़ा रहा। वह सुनना चाहता था कि आखिर क्रिस्टोफर उससे कहना क्या चाहता था। तभी क्रिस्टोफर की आवाज़ रोहित के कानों पर पड़ी। क्रिस्टोफर ने रोहित से पूछा, मैंने सुना है कि मारवा हाउस में आर्यन और रिया के लिए तुम एक शानदार बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हो। क्या यह बात सच है? रोहित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बच्चों की बर्थडे पार्टी के बारे में जानकर क्रिस्टोफर क्या हासिल करना चाहता था। रोहित ने क्रिस्टोफर से कहा, तुम मुझे अलेक्जेंडर की बर्थ डेट बताने वाले थे। क्रिस्टोफर कुछ देर फ़ोन पर खामोश रहा। उसके बाद क्रिस्टोफर ने रोहित से कहा, अभी अभी मैंने अलेक्जेंडर से फ़ोन पर बात की। उसने मुझे अपना बर्थ डेट पूछा। मैंने उसे कह दिया कि उसका बर्थ डेट भी आज से ठीक 5 दिन बाद यानी कि 19 नवंबर को है। क्रिस्टोफर की बात सुनकर रोहित हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्रिस्टोफर सच कह रहा था या उसे अलेक्जेंडर से झूठ कहा था। रोहित के मन में कई सवाल उठने लगे थे। रोहित ने क्रिस्टोफर से पूछा, क्या सचमुच क्रिस्टोफर का जन्मदिन 19 नवंबर को है? रोहित का सवाल सुनने के बावजूद क्रिस्टोफर फ़ोन पर बिल्कुल खामोश रहा।
रोहित ने बार बार यही सवाल क्रिस्टोफर से पूछा, मगर लंबी खामोशी के बाद क्रिस्टोफर ने रोहित से कहा, चलो तुम गैस करो कि अलेक्जेंडर का बर्थडे कौन सा होगा। क्रिस्टोफर के सवाल पर रोहित इरिटेट होकर कहने लगा, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम सच कह रहे हो या झूठ। क्रिस्टोफर ने रोहित की बात पर रोहित से नाराजगी दिखाते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं है मुझ पर? तुम्हारे बेटे को 6 साल तक मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है। बजाय इसके कि तुम मुझे थैंक्स कहो, तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो। मैं तो यह जानना चाहता था कि तुम रिया और आर्यन के बर्थडे पार्टी के साथ साथ तुम अलेक्जेंडर की बर्थडे पार्टी मनाओगे या नहीं। क्या लोगों को यह बताओगे कि अलेक्जेंडर भी तुम्हारा ही बेटा है? रोहित एक ऐसा इंसान था जिसे अगर यह पता चल जाए कि सचमुच अलेक्जेंडर उसी का बेटा था तो यह बात वह किसी से छुपाने वाला नहीं था, मगर बिना सबूत के यह कुछ भी करना रोहित के लिए नामुमकिन था। रोहित ने क्रिस्टोफर से सीधे सीधे सवाल पूछ लिया, क्या अनिका ही अलेक्जेंडर की माँ है? रोहित का सवाल सुनते ही क्रिस्टोफर फिर से जोर जोर से फ़ोन पर हंसने लगा। हंसते हुए रोहित से कहा, अगर मैं कहता हूँ कि हाँ अनिका ही अलेक्जेंडर की माँ है तो क्या तुम मेरा विश्वास कर लोगे? अभी कुछ ही सेकंड पहले तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं था, तो क्या अब विश्वास हो जाएगा? मानो कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अनिका ही अलेक्जेंडर की माँ है, तब तुम मुझ पर शक करोगे कि मैंने यह जानबूझकर तुमसे झूठ कहा है ताकि तुम अलेक्जेंडर को भी बिल्कुल आर्यन की तरह प्यार दो, और जब वह बड़ा हो जाए तब अपनी जायदाद से अलेक्जेंडर को भी बराबरी का हिस्सा दो। और अगर मैं कहता हूँ कि अनिका अलेक्जेंडर की माँ नहीं है, तब भी तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे। तुम यह समझोगे कि मैं तुम्हारे परिवार को तुमसे अलग करना चाहता हूँ, 2 भाइयों को मिलने नहीं देना चाहता, एक माँ को अपने बेटे से दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे सवाल का क्या जवाब दूँ, क्योंकि दोनों ही सूरत में तुम मुझ पर शक करोगे, और मैं नहीं चाहता कि मुझ पर हुए शक की वजह से तुम अलेक्जेंडर या आर्यन से किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी करो। मुझे तुमसे जो कुछ भी कहना था वह मैं कह चुका। अलेक्जेंडर को भी मुझसे जो मैसेज देना था वह मैंने दे दिया, और फैसला तुम्हारे हाथ में है। 19 नवंबर को रिया और आर्यन की बर्थडे पार्टी के साथ साथ तुम अलेक्जेंडर का भी जन्मदिन मनाना चाहते हो या नहीं? अब यह तो अलेक्जेंडर के नसीब पर निर्भर है कि 19 नवंबर को उसके नसीब में क्या लिखा है, अपने पूरे परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाना या अपने साथी बच्चों का जन्मदिन मनाते हुए देखना। यह कहने के बाद क्रिस्टोफर ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रोहित ने नन्हे से अलेक्जेंडर की ओर जब देखा तब टिमटिमाती हुई आंखों से अलेक्जेंडर बड़ी ही इनोसेंटली रोहित की ओर देख रहा था। अलेक्जेंडर ने रोहित की ओर देखकर कहा, मैं भी आपको यही बताने वाला था कि मेरा जन्मदिन भी 19 नवंबर को है। रोहित के विला से निकलने के बाद अनिका जब गुलेरिया हाउस जा रही थी तभी ड्राइव करते वक्त बीच रास्ते में उसे कुछ याद आया। अनिका ने इस वक्त यू टर्न लेकर अपनी कार लाइफ केयर हॉस्पिटल की ओर मोड़ ली। लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचते ही अनिका भारी आंखों से सीधे प्रभास के वार्ड की ओर जाने लगी। जब अनिका प्रभास के कमरे में पहुंची तब प्रभास बेहोशी की हालत में अपने बिस्तर पर सोए थे। कुछ देर तक अनिका ने बड़े ही ध्यान से प्रभास को एक्यूपेंचर की ट्रीटमेंट दी। लगातार 2 घंटे तक ट्रीटमेंट देने के बाद प्रभास के शरीर में अनिका को कुछ हलचल दिखाई दी। अनिका जान चुकी थी कि ट्रीटमेंट काम कर चुकी थी और कुछ ही देर में प्रभास को होश आने वाला था। प्रभास के कमरे में अनिका कोने में पड़ा सोफे पर बैठ गई। कुछ ही पल में अनिका की आंखें भारी होने लगी और वह गहरी नींद में सो गई। लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। धीरे धीरे बिस्तर पर लेटे प्रभास ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलने के बाद प्रभास को जो आखिरी बात याद रही थी वह यह थी कि वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिरा था और काफ़ी ख़राब हालत में था। इस वक्त प्रभास ने सोचा नहीं था कि वह दोबारा कभी आंखें खोलकर ज़िंदगी को देख सकेगा। इस वक्त जब प्रभास ने आंखें खोली तब उसे लगा कि शायद वह गिरने के बाद दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था, मगर जब अपने आसपास कमरे का वातावरण प्रभास ने गौर से देखा तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि यह वही पहले वाली दुनिया है जहां वह पहले रहा करता था। धीरे धीरे अस्पताल के कमरे में नज़र घुमाते हुए प्रभास की नज़रें सोफे पर सोई हुई अनिका पर पड़ी। तब प्रभास को इस बात का एहसास हुआ कि प्रभास की जान अब खतरे से बाहर थी। प्रभास के शरीर में अभी भी काफ़ी कमजोरी थी। प्रभास का गला सूख रहा था, इसलिए वह बार बार पानी के लिए आवाज़ दे रहा था, मगर कमरे में अनिका के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। प्रभास की कमजोरी के कारण प्रभास की आवाज़ कमरे से बाहर तक नहीं पहुंच पा रही थी।
बड़ी मुश्किल से प्रभास धीरे धीरे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। प्रभास के पानी पानी की आवाज़ धीरे धीरे अनिका के कानों पर पड़ने लगी। जब अनिका ने अपनी आंखें खोली तो वह तुरंत झटके से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अनिका को जब इस बात का एहसास हो गया कि प्रभास को होश आ गया था तो वह तुरंत प्रभास की बिस्तर के पास गई। प्रभास की आंखें पूरी तरह से खुल चुकी थी, मगर उसके चेहरे पर काफ़ी कमजोरी नजर आ रही थी। अनिका ने यहाँ वहाँ देखकर पानी का गिलास ढूंढने की कोशिश की, मगर कमरे में ना तो कहीं पानी नजर आ रहा था और ना ही कोई वार्ड बॉय नर्स नजर आ रहे थे। अनिका ने बिस्तर के बगल की बेल बजाते हुए एक नर्स को कमरे में बुलाया। जैसे ही नर्स कमरे के अंदर आई, अनिका ने नर्स से कहा कि वह जल्दी से जल्दी प्रभास के लिए पानी लेकर आए। नर्स ने अपने सर पर हाथ रखा और अनिका को सॉरी कहते हुए वह तुरंत बाहर की ओर पानी लेने दौड़ी। कुछ ही देर में एक गिलास में नर्स पानी लेकर कमरे के भीतर आई। बड़े ही आराम से नर्स ने प्रभास का सर उठाकर उसे पानी पिलाया। गले से पानी नीचे उतरते ही प्रभास के चेहरे पर राहत महसूस होने लगी। अनिका प्रभास से कई सवाल पूछना चाहती थी, मगर वह वेट कर रही थी कि कब नर्स कमरे से बाहर जाए। नर्स ने प्रभास को पानी पिलाने के बाद उसके शरीर को अच्छी तरह से स्पंज से साफ किया। अनिका ने जो दवाइयाँ प्रभास के लिए प्रिस्क्राइब की थी वह दवाइयाँ प्रभास को देने के बाद नर्स वहीं पर बैठकर एक मैगजीन पढ़ने लगी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि जो नर्स प्रभास के कमरे में मौजूद थी वह लाइफ केयर हॉस्पिटल की सबसे पुरानी नर्सिस में से एक थी और रोहित की काफ़ी वफादार थी। मगर इस वक्त अनिका किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी, इसलिए अनिका ने खड़े होकर नर्स से कहा, जरा जाकर एक बार मयूर को देख आओ। राजलक्ष्मी भी इस वक्त बिजी है, मयूर का ख्याल रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। नर्स समझ चुकी थी कि अनिका अपने आप को प्रभास के साथ अकेला छोड़ने के लिए नर्स को ऐसा कह रही थी। मयूर की हालत में अब काफ़ी सुधार आ चुका था। ऐसा नहीं था कि जब उसे 24 घंटे निगरानी में रखना पड़े, मगर अनिका का इशारा समझते ही नर्स चुपके से कमरे से बाहर चली गई। नर्स के जाते ही अनिका प्रभास के बिस्तर के पास आकर प्रभास से पूछने लगी, मुझे बताइए, मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था या 3 बच्चों को? प्रभास हैरान था कि अनिका का सवाल अब भी वही फंसा हुआ था। प्रभास ने किसी तरह धीमी आवाज़ में अनिका को जवाब देते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा ना, तुमने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। अनिका ने अपनी आवाज़ को फोर्स बढ़ाते हुए प्रभास से पूछा, ज़रा ठीक से याद करने की कोशिश करो, अपने दिमाग पर जोर डालो, शायद तुमसे कोई भूल हो रही हो। अनिका खुद एक न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर थी। वह जानती थी कि ब्रेन हैमरेज से बाहर आए पेशेंट के दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने से उसके क्या परिणाम हो सकते थे। मगर अलेक्जेंडर को लेकर अनिका के मन में जो सवाल बार बार उठ रहे थे, अनिका चाहती थी कि हमेशा के लिए उन सवालों पर फुल स्टॉप लग जाए। प्रभास ने कुछ देर सोचने के बाद अनिका से कहा, मुझे अच्छी तरह याद है कि तुमने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए प्रभास से कहा, फिर क्या राज छुपा रहे हैं मेरे बच्चों के जन्म के साथ? अगर कोई राज नहीं है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस डॉक्टर ने मेरे बच्चों की डिलीवरी की थी उस डॉक्टर को अगवा कर लिया गया हो? अनिका की इस बात पर प्रभास के चेहरे पर काफ़ी परेशानी नजर आने लगी। प्रभास कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके शरीर की कमजोरी की वजह से वह ठीक तरह से अनिका से बात नहीं कर पा रहा था। कुछ देर अपने शरीर में लंबी सांस लेने के बाद प्रभास ने अनिका से कहा, तुम्हारी डिलीवरी जिस डॉक्टर ने की थी उसे अगवा नहीं किया गया है। अनिका ने जहाँ तक इन्फॉर्मेशन निकाली थी उसे यही पता लगा था कि उसकी डिलीवरी करने वाले डॉक्टर को अगवा कर लिया गया था और उसके पेशेंट्स भी अब इस दुनिया में नहीं थे। अनिका जानना चाहती थी कि आखिर सच क्या था। प्रभास ने अपने शरीर में एक लंबी सांस भरने के बाद अनिका से कहा, तुम्हारी डिलीवरी जिस डॉक्टर ने की थी वह अब इस दुनिया में नहीं है। प्रभास की बात सुनकर अनिका को एक गहरा शौक लगा था। अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर प्रभास समझ गया था कि अनिका को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। प्रभास ने धीरे से अपनी बात आगे बढ़ाते हुए धीमी आवाज़ में कहा, देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारी माँ को सालों पहले बहुत बड़ा धोखा दिया था, मगर मैं उस वक्त मजबूर था। उन लोगों ने मेरे बेटे की जान के बदले में स्वाति मल्होत्रा से धोखा करने को कहा था। अपने परिवार को बचाने के लिए मैंने यह सब कुछ किया था, मगर अब मेरा वही परिवार मुझसे इतना दूर जा चुका है जहाँ से वह लोग कभी वापस नहीं आ सकते। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूँगा? अगर तुम मुझे जान से भी मार दोगी तब भी मेरा जवाब बदलेगा नहीं। अनिका ने धीमी आवाज़ में अपना सर झुकाकर प्रभास से कहा,
मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी ज़िंदगी में आखिर हो क्या रहा है। मेरी माँ ने मेरे लिए क्या प्लानिंग की थी और वह क्यों की थी, यह सब कुछ मैं जानना चाहती हूँ। मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि मेरी माँ कौन थी, क्या एक अच्छी इंसान थी या बुरी इंसान थी। मगर मैं इतना इन सवालों के करीब पहुँचने की कोशिश करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं और दूर जा रही हूँ। अगर मेरी माँ ने मेरे लिए अपनी जान दी थी तो मैं जानना चाहती हूँ कि उसके पीछे क्या राज था, कि अपने बच्चों के भविष्य और अपनी माँ के अतीत के बारे में जानना मेरा अधिकार नहीं है। प्रभास जान चुका था कि आज किसी भी कीमत पर अनिका सच जान कर रहेगी। प्रभास ने अपनी धीमी कांपती हुई आवाज़ में अनिका से कहा, तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ज़िंदगी के लिए अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। जब उसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से फार्मूला चुरा कर तुम्हारी माँ भागी थी, तब उसे इस बात का यकीन था कि वह लोग इतने खतरनाक हैं कि ज़रूर एक न एक दिन वह लोग अपना फार्मूला वापस हासिल करने के लिए स्वाति को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। स्वाति मल्होत्रा को इस बात का भी यकीन था कि वह लोग तुम्हें भी इस खतरनाक ड्रग का शिकार बनाकर तुम्हें भी मौत के हवाले कर देंगे। तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए जानबूझकर स्वाति मैडम ने कुछ ऐसे सबूत अपने पीछे छोड़े जिससे वह खतरनाक लोग स्वाति तक पहुंच पाएं। और जैसे ही वह लोग तुम्हारी माँ तक पहुँचने में कामयाब हुए, तुम्हारी माँ ने अपनी जान दे दी ताकि उसके सामने यह बात साबित हो जाए कि जिस फार्मूला के लिए वह लोग उसे ढूंढ रहे थे, वह फार्मूला उसके साथ साथ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए तुम्हारी माँ ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा तुम्हें और कुछ जानने की ज़रूरत है। अनिका समझ चुकी थी कि प्रभास उससे सच्चाई नहीं बताने वाले थे। अनिका ने अपनी जगह से खड़े होते हुए प्रभास से कहा, मैं जानती हूँ कि यह पूरा सच नहीं है। आगे और भी ऐसी कई बातें हैं जिसका जिक्र करते करते आपके होंठ रुक जाते हैं। मैं मानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी के लिए मेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, लेकिन मैं भी एक माँ हूँ और मेरे अतीत से मेरे बच्चों के भविष्य को जोड़ा जा चुका है। मेरे बच्चों की हिफाजत के लिए मुझे सच्चाई की तह तक जाना ज़रूरी है और मुझे यहाँ से सच्चाई पता चलने की कोई उम्मीद नहीं है। यह बात मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ। मैं नहीं जानती कि आप मुझसे क्यों छुपा रहे हैं, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ कि आप मुझसे ज़रूर कोई ऐसी बात छुपा रहे हैं कि जो मेरी ज़िंदगी की एक अहम कड़ी है। वहाँ रोहित के विला में तीनों बच्चे रोहित के जवाब का इंतज़ार करने लगे थे। रोहित अलेक्जेंडर को यह बताने वाला था कि आखिर 19 नवंबर की पार्टी में रिया और आर्यन के साथ साथ अलेक्जेंडर का भी बर्थडे मनाया जाएगा या नहीं। अलेक्जेंडर को काफ़ी उम्मीद थी कि रोहित रिया और आर्यन की तरह ही उसका भी बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। अलेक्जेंडर का बर्थडे सेलिब्रेट ज़िंदगी में पहली बार होने वाला था, जिस बात को लेकर वह काफ़ी एक्साइटेड था। मगर रोहित जानता था कि इस बात का जवाब देना उसके लिए कितना आसान होने वाला नहीं था। उसे अनिका के साथ डिस्कशन करने होंगे। अलेक्जेंडर का बर्थडे रिया और आर्यन के साथ सेलिब्रेट करने में कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो सकते थे। अभी रोहित के पास इस बात का भी सबूत नहीं था कि अलेक्जेंडर सचमुच उसका बेटा था या नहीं। अलेक्जेंडर को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करने में रोहित कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। इसलिए तीनों बच्चों को बिना कोई जवाब दिए रोहित चुपचाप अपने कमरे के अंदर चला गया और अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। तीनों बच्चे रोहित के सामने तो काफ़ी फ्रेंडली होने की एक्टिंग कर रहे थे, मगर जैसे ही रोहित कमरे के अंदर चला गया, अलेक्जेंडर ने मुड़कर आर्यन की ओर देखकर कहा, थैंक यू वेरी मच। आज तुम ना होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। अचानक ही आर्यन ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे स्टेयरकेस से नीचे ले जाने लगा। आर्यन ने अलेक्जेंडर की बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। अलेक्जेंडर धीरे धीरे आर्यन के पीछे चलने लगा। अलेक्जेंडर ने आर्यन से कहा, क्या हुआ, तुमने मेरी मदद की, मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया और फिर से तुम मुझसे नाराज़ होकर जा रहे हो। नन्ही सी रिया पीछे मुड़कर अलेक्जेंडर को देखने लगी, मगर आर्यन रिया का हाथ पकड़कर उसे लगातार सीढ़ियों से नीचे ले जाता रहा। अलेक्जेंडर चलते चलते अचानक रुक गया। आर्यन के रिएक्शन के सामने अलेक्जेंडर अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा था। जैसे ही आर्यन और रिया गार्डन में पहुंचे, रिया ने आर्यन का हाथ झटकते हुए कहा, यह क्या कर रहे हो तुम आर्यन? अलेक्जेंडर की क्या गलती है इसमें? वह बेचारा कितना मासूम और इनोसेंट लड़का है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसके साथ ठीक कर रहे हो। आर्यन अच्छी तरह से जानता था कि अलेक्जेंडर के साथ उसका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं था, मगर आर्यन कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा करने पर मजबूर कर रहा था।
आर्यन जानता था कि अलेक्जेंडर की वजह से अनिका को काफ़ी तकलीफ पहुंच सकती थी। आर्यन अच्छी तरह से जानता था कि एक दूसरी मम्मी के होने का क्या मतलब हो सकता था और वह अनिका को किसी भी हालत में दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। जब मोहित और उसके दोस्तों ने अलेक्जेंडर को नाजायज़ कहकर परेशान करना शुरू किया था, तब यह बात खुद आर्यन को भी बिल्कुल नहीं पसंद आई थी। आर्यन जानता था कि अलेक्जेंडर की कोई माँ नहीं थी और खुद आर्यन भी 6 साल तक अपनी माँ के बिना रहा था। एक माँ की कमी क्या होती है, यह बात आर्यन अच्छी तरह समझता था। मगर इससे पहले कि आर्यन अलेक्जेंडर को मोहित और उसके दोस्तों से बचाने के लिए आगे बढ़ता, आर्यन ने देखा कि अलेक्जेंडर ने खुद ही पूरी सिचुएशन संभाल ली थी। मोहित और उसकी माँ के सामने अलेक्जेंडर को बचाने के बाद आर्यन को फिर से यह याद आया कि चाहे कुछ भी हो, उसे अलेक्जेंडर के साथ दोस्ती नहीं बनानी थी, क्योंकि कल उठकर उसका यही दोस्त उसकी माँ की ज़िंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन सकता था। रिया बार बार आर्यन को एक ही बात कहती रही कि अलेक्जेंडर उतना बुरा लड़का नहीं है जितना आर्यन उसे समझ रहा है, मगर आर्यन रिया को बार बार यही कहकर चुप कराता रहा कि रिया जानती नहीं है कि अलेक्जेंडर के साथ दोस्ती करना अनिका के लिए कितना खतरनाक हो सकता था। रिया भी आर्यन के साथ ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं करना चाहती थी, मगर कहीं ना कहीं रिया को यह ज़रूर लग रहा था कि अलेक्जेंडर के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही थी। अलेक्जेंडर दौड़कर अपने बेडरूम में चला गया और अपने बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके पिल्लो के नीचे अपना मुंह दबाकर कुछ देर सोचता रहा। अचानक कुछ देर बाद पिल्लो के नीचे से अपना सर बाहर निकालकर अपने फ़ोन की ओर देखा। उसके आंखों में आंसू थे, मगर अपने बिस्तर से उठकर अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए अलेक्जेंडर ने अपना फ़ोन उठाया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लॉगिन किया। सोशल मीडिया अकाउंट पर अलेक्जेंडर का नाम मिस्टर 123 था। इसी अकाउंट के जरिए अलेक्जेंडर अपने यूरोप वाले घर से रिया के साथ गेम्स खेलता और चैटिंग भी करता था। उसने जब भी रिया को वीडियो कॉल किया था, तब अलेक्जेंडर ने अपने मुंह के ऊपर एक अजीब सा मास्क लगा रखा था। अलेक्जेंडर यह सोचने लगा कि मास्क तो वही उसके यूरोप वाले घर पर रह गया था। अब अगर उसे रिया को वीडियो कॉल करना था तो उसे अपना असली चेहरा रिया को दिखाना होगा। मगर अलेक्जेंडर रिया का दोस्त बनकर उससे बात करना चाहता था, इसलिए इस बार वीडियो कॉल ना करते हुए अलेक्जेंडर ने रिया को मैसेज किया, जिसमें लिखा था, हेलो रिया, क्या तुम मुझसे बात करोगी? अलेक्जेंडर यह मैसेज भेजने के बाद कुछ देर तक रिया की रिप्लाई का इंतज़ार करता रहा। लगभग आधे घंटे बाद अलेक्जेंडर के फ़ोन पर रिया का मैसेज फ्लैश होने लगा, जिसमें लिखा था, जब तक तुम मेरी मम्मा से माफ़ी नहीं मांगोगे मुझसे बात मत करना। अलेक्जेंडर ने यह मैसेज पढ़ते ही तुरंत जवाब लिखते हुए रिया से कहा, मैं तुम्हारी माँ से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। क्या तब भी तुम मुझे अपना दोस्त नहीं बनाओगी? इस मैसेज के भेजने के कुछ देर बाद रिया ने रिप्लाई दिया, अगर तुम मेरी माँ से माफ़ी मांगोगे तब मैं तुम्हारी दोस्त ज़रूर बनूंगी। यह मैसेज पढ़ते ही अलेक्जेंडर के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। बचपन से लेकर आज तक अपने पालतू जानवरों के अलावा अलेक्जेंडर का कोई सच्चा दोस्त नहीं था। कुछ साल पहले अलेक्जेंडर जब इंटरनेट के जरिए गेमिंग सीख रहा था, तब अलेक्जेंडर की मुलाकात इंटरनेट के ज़रिए रिया से हुई थी। तब से लेकर अब तक अलेक्जेंडर रिया के साथ कभी कभी सोशल मीडिया के ज़रिए चैटिंग पर बात कर लेता। दोस्त कहने को अलेक्जेंडर के पास रिया के अलावा और कोई नहीं था, और पिछले कई दिनों से रिया भी अलेक्जेंडर से नाराज़ थी। इस वक्त आर्यन के बर्ताव की वजह से अचानक अलेक्जेंडर इस घर में अपने आप को अकेला महसूस करने लगा था। उसे अपनी दोस्त रिया की ज़रूरत थी। रिया के मैसेज का जवाब लिखते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, क्या सचमुच अब तुम मेरी दोस्त बन जाओगी और मुझसे चैटिंग भी करोगी? इस बात का तुरंत जवाब लिखते हुए रिया ने कहा, हाँ, मगर इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है। हमारे घर पर एक छोटा सा शैतान घुस आया है। हम लोग उससे काफ़ी परेशान हैं। हमें लग रहा है धीरे धीरे वह हमारे सारे घर पर कब्जा कर लेगा। अलेक्जेंडर अच्छी तरह जानता था कि रिया इस वक्त जिस छोटे शैतान की बात कर रही थी, वह और कोई नहीं बल्कि वह खुद था। अलेक्जेंडर ने जवाब लिखते हुए रिया से कहा, हो सकता है वह छोटा शैतान खुद अपना घर ढूंढ रहा हो और इसीलिए तुम्हारे घर पर अपनी एक छोटी सी जगह बनाने आया हो। रिया ने तुरंत इस बात का जवाब लिखते हुए कहा, तुम कैसे जानते हो यह सब? अलेक्जेंडर ने टॉपिक बदलते हुए कहा, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार कुछ कुत्ते बिल्ली शरारत करते हुए मेरे कमरे में घुस आते हैं और बाकी सबको परेशान करने लगते हैं, मगर असलियत में वह लोग भी मेरे दोस्त बनकर हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हैं
हो सकता है तुम्हारे घर जो छोटा शैतान घुसा है उसे भी तुम लोगों के साथ रहना है, बिल्कुल तुम लोगों की तरह ही। दरअसल अलेक्जेंडर ने बचपन से लेकर आज तक एक छोटे से तय खाने में अपने पालतू जानवरों के साथ ज़िंदगी गुजारी थी। अलेक्जेंडर ने भी हमेशा से चाहा था कि रिया और आर्यन की तरह ही उसके भी माँ बाप हों और उसे बहुत प्यार करें। उसके भी भाई बहन हो जिसके साथ वह खेले कूदे झगड़े और फिर प्यार करे। पिछले कई दिनों से रोहित के घर पर आकर अलेक्जेंडर को ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने सपनों की ज़िंदगी सचमुच जी रहा था, मगर कहीं ना कहीं आर्यन की बेरुखी ने अलेक्जेंडर के सपने को तोड़ दिया था। तभी अचानक अलेक्जेंडर के मोबाइल पर रिया का एक और मैसेज फ्लैश होने लगा। रिया ने लिखा था, नहीं ऐसा नहीं है, यह छोटा शैतान यहाँ हमारी माँ को छीनने आया है और हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। हमारे मम्मा को वह इस घर से निकाले उससे पहले हम उसे इस घर से निकाल देंगे। अगर हमें हमारे परिवार की खुशियाँ प्यारी हैं तो हमें इस नन्हे शैतान को घर से निकालना ही होगा। रिया की ऐसी बात सुनकर अलेक्जेंडर का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। अलेक्जेंडर ने इस बार अपना फ़ोन उठाकर रिया को मैसेज करते हुए लिखा, तुम घबराओ मत, तुम देख लेना, वह छोटा शैतान खुद ही तुम्हारा घर छोड़कर चला जाएगा, फिर तुम सब पहले की तरह हंसी खुशी रह पाओगे। अलेक्जेंडर के इस मैसेज पर रिया ने क्वेश्चन मार्क की कई सारी सिंबल भेज दिए। अलेक्जेंडर ने इसके बदले में जवाब में लिखते हुए रिया से कहा, बस तुम मेरी दोस्त बनी रहना, कभी कभी सोशल मीडिया के जरिए मुझसे चैटिंग करती रहना, क्या तुम्हें मेरी यह दोस्ती मंजूर है? तुरंत जवाब लिखते हुए रिया ने कहा, अगर मैं गेम खेलने में बिजी नहीं रहूंगी तो ज़रूर तुमसे बात करूंगी। अचानक अलेक्जेंडर के लिए अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लिखे मैसेज को पढ़ना मुश्किल हो गया था। तभी अलेक्जेंडर को इस बात का एहसास हुआ कि उसकी आंखों में आंसू थे। अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए अलेक्जेंडर ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट लॉग आउट किया। अलेक्जेंडर जान चुका था कि रिया और आर्यन अब दिल से उसे नफरत करने लगे थे। अलेक्जेंडर नहीं चाहता था कि अब अलेक्जेंडर की मौजूदगी रिया और आर्यन को और ज़्यादा दुख पहुंचाए। अलेक्जेंडर किसी को गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मगर इस तरह कोई अगर उसे नेगलेक्ट करे तो वह उसकी बर्दाश्त से बाहर था। अलेक्जेंडर को सारी ज़िंदगी सिर्फ नेगलेक्ट किया गया था। अपना फ़ोन अपनी एक छोटी सी बैग में भरने के बाद अलेक्जेंडर एक के बाद एक अपने ज़रूरी कपड़े उस बैग में डालने लगा। सारी तैयारी पूरी करने के बाद अलेक्जेंडर एक बार अपने कमरे को प्यार से देखने लगा। यह वही कमरा था जहां पिछले कुछ दिनों से उसे काफ़ी प्यार मिला था। अलेक्जेंडर एक के बाद एक कमरे में रखे खिलौने जैसे टेडी बियर, डॉग, डॉल सबको बारी बारी प्यार करने लगा। आखिरकार एक डॉग के खिलौने को अपने हाथों में ले उठाकर अलेक्जेंडर ने कहा, जा रहा हूँ मैं दोस्त, तुम जैसे मेरे और कई दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में भले ही रोहित ने ज़्यादातर अलेक्जेंडर से कभी बात नहीं की थी, मगर रोहित ने उसे कभी कोई तकलीफ़ भी नहीं पहुंचने दी थी। भले ही अलेक्जेंडर ने इस कमरे में सिर्फ कुछ ही दिन बिताए थे, मगर अलेक्जेंडर अपने साथ ज़िंदगी भर की यादें लेकर जा रहा था। अलेक्जेंडर ने इससे पहले कभी परिवार के साथ रहना क्या होता है यह महसूस नहीं किया था। अनिका का छुप छुप कर देखना, आर्यन और रिया का प्यार, रोहित का डांटना, फिर प्यार से समझाना, सब कुछ अलेक्जेंडर को याद आने लगा था। मगर कुत्ते बिल्लियों के खिलौने के देखने के बाद अलेक्जेंडर को अपने घर में रखे अपने पालतू जानवरों की भी याद आने लगी थी। अलेक्जेंडर ने डॉग के खिलौने से कहा, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो चिंता मत करना, मैं तुम्हारा इलाज करने ज़रूर आ जाऊंगा। अभी इस वक्त बिल्कुल तुम जैसा ही मेरा दोस्त मेरे घर पर इंतज़ार कर रहा है। उसकी एक टांग टूटी हुई है जिसका ऑपरेशन करना बाकी है। मैं जल्दी से जाकर उसका ऑपरेशन करूंगा और वह पहले की तरह फिर से दौड़ने लगेगा। तब तक तुम लोग अपना ख्याल रखना और आपस में झगड़ना मत, क्योंकि अगर तुमने अपने दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारे बाकी सारे दोस्त मिलकर तुम्हें घर से निकाल देंगे। अगर तुम अपने दोस्तों के साथ रहना चाहते हो तो उनके साथ बहुत प्यार से पेश आना। पूरे कमरे को एक आखिरी बार देखने के बाद अलेक्जेंडर चुपके से अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। अलेक्जेंडर धीरे धीरे बिल्कुल हल्के कदमों से सीढ़ियाँ नीचे उतरकर दौड़कर किचन के पिछले वाले हिस्से के पास पहुंच गया। घर के सारे नौकर पार्टी की तैयारी में बिजी थे। घर में काफ़ी शोर शराबा हो रहा था। बाहर से लोग सामान लेकर अंदर आ रहे थे और नौकर एक के बाद एक सारे सामान को अपनी जगह पर रख रहे थे। अलेक्जेंडर ने बड़े ही गौर से इस बात की तसल्ली कर ली कि कोई उसे देख नहीं रहा था।
जैसे ही रास्ता क्लियर मिला, अलेक्जेंडर दौड़कर किसी न किसी पेड़ या पौधे के पीछे छुपकर जाता रहा। कुछ देर तक उसे ऐसे ही छुपते छुपाते अलेक्जेंडर पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। दरवाजे से बाहर निकलते ही अलेक्जेंडर ने देखा कि एक बड़ा सा ट्रक कुछ सामान लिए गार्डन के ठीक बगल में खड़ा था। अलेक्जेंडर दौड़कर गार्डन में एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। अलेक्जेंडर ने जब मुड़कर रोहित के शानदार विला की ओर देखा तो अलेक्जेंडर का दिल भर आया। अलेक्जेंडर यह जगह छोड़कर जाना नहीं चाहता था, मगर वह जानता था कि अगर वह यहीं रहा तो उसके दोस्त खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रह नहीं पाएंगे। उन्हें डर रहेगा कि एक दिन अलेक्जेंडर उनसे सारी खुशियां छीन लेगा। हालांकि अलेक्जेंडर के मन में ऐसा कुछ नहीं था, मगर गलतफहमी दूर करने का अब अलेक्जेंडर के पास और कोई रास्ता नहीं था। अलेक्जेंडर कुछ देर तक बंगले को देखता रहा। कुछ देर बाद अचानक घर के नौकरों ने एक दूसरे को आवाज़ देना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वह ट्रक सामान खाली करने के बाद मेन डोर से बाहर जाने वाला था। जैसे ही ट्रक शुरू होने की आवाज़ आई, अलेक्जेंडर अलर्ट हो गया। वह यहाँ वहाँ देखकर तसल्ली कर लेना चाहता था कि उस पर किसी की नज़र नहीं थी। किसी तरह अलेक्जेंडर उस ट्रक के अंदर अगर छिपने में कामयाब हो जाता तो वह विला से बिना किसी की नज़र में आए बाहर निकलने में भी कामयाब हो जाता। अलेक्जेंडर जानता था कि उसकी आगे की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रहने वाली थी, मगर अलेक्जेंडर अपनी इस नई एक्साइटिंग ज़िंदगी को जीने के लिए तैयार था। वह जानता था कि बहुत कम उम्र में उसे अपने आप को संभालना इतनी आसान नहीं होगा, मगर अपने पालतू जानवरों के साथ रहकर अलेक्जेंडर ने इतना सीख लिया था कि अगर ज़िंदगी बिना किसी के सहारे जीनी है तो इंसान को पहला कदम उठाना बहुत ज़रूरी था। और आज अलेक्जेंडर की ज़िंदगी का वह दिन था जब वह अपनी इंडिपेंडेंट ज़िंदगी का सबसे पहला कदम उठाने वाला था। अलेक्जेंडर जैसे ही मौका देखकर ट्रक के पीछे के दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, अचानक ही अलेक्जेंडर की नज़र 7 फुट के हट्टे कट्टे तगड़े आदमियों पर पड़ी। उन दोनों आदमियों के मुंह पर कपड़ा लगा हुआ था, मगर उन दोनों की आंखें काफ़ी जानी पहचानी थी। अलेक्जेंडर ने इन दोनों को क्रिस्टोफर की गैंग में देखा था। यूरोप की उस हवेली में अलेक्जेंडर ने इन दोनों को कई बार क्रिस्टोफर के साथ देखा था। एक बार अलेक्जेंडर के पालतू जानवर बेकाबू हो गए थे। एक छोटा सा डॉग काफ़ी बीमार था और उसकी माँ बस्टर कॉच, जो कि अलेक्जेंडर की पालतू जानवर थी, वह अपने बच्चों की बचाने के लिए काफ़ी अग्रेसिव हो गई थी। बटरस्कॉच अपने बच्चों के पास अलेक्जेंडर के अलावा किसी को नहीं जाने दे रही थी। अलेक्जेंडर उस पपी को ठीक करने की लगातार कोशिश कर रहा था, मगर उस पपी की हालत काफ़ी बिगड़ती जा रही थी। ऐसे में बटरस्कॉच काफ़ी बेकाबू हो गई थी। उसके लगातार भौंकने की वजह से क्रिस्टोफर काफ़ी परेशान हो गया था। उस वक्त क्रिस्टोफर ने इन दोनों आदमियों को बुलाकर बटरस्कॉच को शांत करने का हुक्म दिया था। इन दोनों आदमियों ने खतरनाक और खूंखार बटरस्कॉच को अपने हाथों से पकड़कर शांत कर दिया था। बटरस्कॉच को ऐसी हालत होते हुए देखकर अलेक्जेंडर अंदर से टूट गया था। इन दोनों ने अपने हाथों से बटरस्कॉच को इतना मारा था कि बटरस्कॉच अपने बच्चे की मदद के लिए दोबारा अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। उस दिन से लेकर आज तक अलेक्जेंडर के मन में इन दोनों लोगों को लेकर काफ़ी डर था। अलेक्जेंडर इन दोनों लोगों की ताकत अच्छी तरह से देख चुका था और वह जानता था कि यह दोनों इतने खतरनाक थे कि अकेले ही रोहित की पूरी सिक्योरिटी टीम से लड़ सकते थे। अलेक्जेंडर समझ नहीं पा रहा था कि यह दोनों यहाँ पर क्यों आए थे। अलेक्जेंडर यहाँ वहाँ देखने लगा। उसे लगा कि शायद क्रिस्टोफर उसे लेने यहाँ पहुँचा था, मगर दूर दूर तक अलेक्जेंडर को क्रिस्टोफर नज़र नहीं आ रहा था। जब अलेक्जेंडर ने यहाँ वहाँ देख रहा था तब उन दोनों आदमियों की नज़र अलेक्जेंडर पर पड़ी। दोनों ने अपने मुंह पर एक कपड़ा बांध रखा था। दोनों तेज नज़रों से एक दूसरे को देखने लगे। फिर एक ने इशारे से दूसरे को अलेक्जेंडर की ओर देखने को कहा। जैसे ही अलेक्जेंडर ने उन दोनों को अपनी ओर देखते हुए देखा तो फिर से वह पेड़ के पीछे छुप गया। मगर इस बार जैसे ही अलेक्जेंडर ने अपने सामने देखा, अलेक्जेंडर की आंखें फटी की फटी रह गई। घर का एक पुराना नौकर अलेक्जेंडर के ठीक सामने खड़ा था। उस नौकर ने अलेक्जेंडर को इस तरह पेड़ के पीछे छुपा हुआ देखकर उससे पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो आप? आपको अपने कमरे में होना चाहिए। इस तरह बंगले के पीछे पेड़ के पीछे छुपने का क्या मतलब है? कहीं आप यहाँ से भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? अलेक्जेंडर ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैं भला अपने ही घर से क्यों भागूंगा? यह मेरे डैड का घर है और मेरे डैड का घर ही मेरा घर है। मैं यहाँ से भागकर कहाँ जाऊँगा? अलेक्जेंडर के तीखे जवाब की आदत नौकर को अब तक अच्छी तरह पता चल चुकी थी।
इससे पहले भी पिछले कई दिनों से अलेक्जेंडर ने नौकरों के नाक में दम कर रखा था। कभी एक चीज़ मांगता तो कभी दूसरी। अपनी जिद पूरी न होने पर अलेक्जेंडर सारे नौकरों को यहाँ से वहाँ भगाता। दरअसल क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर से कहा था कि अगर वह यह जानना चाहता है कि रोहित मारवा उसे कितना प्यार करता है तो रोहित के घर पर जाकर अलग अलग चीज़ों की जिद करो। अगर रोहित उसकी हर जिद पूरी करता है तब यह बात पक्की हो जाती है कि रोहित उसे भी उतना ही प्यार करता है जितना आर्यन और रिया को। अलेक्जेंडर ने देखा था कि जब भी आर्यन और रिया रोहित से कुछ मांगते तो रोहित की आंखों में उनके लिए हमेशा प्यार नजर आता, चाहे कैसी भी जिद हो। और रोहित ने अलेक्जेंडर की भी हर जिद पूरी की थी, मगर अलेक्जेंडर को रोहित की आंखों में अपने लिए वह प्यार नहीं नजर आया था जो आर्यन और रिया के लिए नजर आता था। अलेक्जेंडर ने अपने सामने खड़े होकर नौकर से कहा, कुछ नहीं, खाना खाने के बाद मैं सोचा कि थोड़ा वॉक कर लूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। नौकर को पता था कि अलेक्जेंडर को किसी भी वक्त कोई भी चीज़ करने का मन होता था। अलेक्जेंडर ने घर के नौकरों के नाक में इतना दम कर रखा था कि नौकर भी अब उससे घबराने लगे थे। इसलिए अलेक्जेंडर ने जब ऐसी बात कही तब नौकर को भी लगा कि शायद यह भी अलेक्जेंडर का लोगों को परेशान करने का एक और तरीका हो सकता है। नौकर ने अलेक्जेंडर से कहा, ठीक है, मुझे लगता है तुम्हें अब घर के अंदर चले जाना चाहिए। अलेक्जेंडर ने नौकर की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, जाता हूँ। तुम अपना काम ठीक से करो। पता है ना कुछ दिनों में घर में कितनी बड़ी पार्टी है। नौकर को ऐसा लगने लगा था जैसे खुद रोहित ही उसे डांट फटकार लगा रहा था। अलेक्जेंडर की बात सुनते ही अपने हाथ में पकड़ी हुई बैग लेकर नौकर अपने काम पर लग गया। नौकर के जाते ही अलेक्जेंडर ने फिर से मुड़कर जब पीछे देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह ट्रक जा चुका था। क्रिस्टोफर के वह दो आदमी भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अलेक्जेंडर धीरे से पेड़ के पीछे से बाहर निकला और पीछे वाले गेट की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही अलेक्जेंडर गेट से लगी दीवार की तरफ पहुंचा, अचानक ही क्रिस्टोफर के वह दो आदमी अलेक्जेंडर के सामने आ गए। उन दोनों आदमियों ने अलेक्जेंडर को बाहर निकलने से रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? इस तरह तुम यह घर छोड़कर नहीं जा सकते। अलेक्जेंडर ने उन दोनों को देखकर घबरा गया था, मगर अपने चेहरे पर वह घबराहट के एक्सप्रेशंस लाना नहीं चाहता था। इसलिए बड़ी हिम्मत से अलेक्जेंडर ने उन दोनों की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं तो देखने आया था कि क्या डैड मुझे यहाँ लेने आए हैं। मैंने तुम दोनों को देखा तो मुझे लगा कि शायद डैड मुझसे मिलने आए हैं। क्या वह भी तुम्हारे साथ यहाँ पर आए हैं? क्रिस्टोफर के दोनों आदमी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उसके बाद अलेक्जेंडर की बात का जवाब देते हुए कहा, देखो, अगर तुम यह घर छोड़कर जाने के बारे में सोच रहे हो तो यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना। क्या तुम भूल गए हो कि बॉस ने तुम्हें क्या और क्या किस लिए भेजा है? तुम यहाँ पर एक मिशन पर आए हो और मिशन पूरा किए बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। तभी अलेक्जेंडर को क्रिस्टोफर की कही हुई हर बात याद आई। क्रिस्टोफर ने खास अलेक्जेंडर को यहाँ इसलिए भेजा था ताकि वह रोहित के दिल में अपने लिए प्यार पैदा कर सके और किसी भी तरह अलेक्जेंडर को रोहित और अनिका को एक दूसरे से दूर करना था। अलेक्जेंडर को जब क्रिस्टोफर की यह बातें याद आई तब अलेक्जेंडर ने अपना सर नीचे झुका लिया। क्रिस्टोफर के दोनों आदमियों ने उससे कहा, तुम्हें अच्छी तरह याद होना चाहिए कि हमारे बॉस ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और आज तुम इस तरह उनका मिशन अधूरा छोड़कर जा रहे हो। यह बात ठीक नहीं है। अलेक्जेंडर ने अपना सर ऊपर करके क्रिस्टोफर के एक आदमी से कहा, मगर यह काम करना बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूँ इतनी आसानी से मेरे नए पापा को अलग नहीं किया जा सकता। वह उस औरत से, आर्यन और रिया से बहुत प्यार करते हैं। वह इतनी जल्दी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए वह मेरे लिए अपने परिवार को नहीं छोड़ेंगे। तभी क्रिस्टोफर के आदमी ने अलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। यह मत भूलो कि तुम्हारा असली मकसद आर्यन को अपनी जगह से हटाकर खुद उसकी जगह पर बैठ जाना है। वह हर चीज़ जो आर्यन को मिलती है वह तुम्हारी हो सकती है। मारवा खानदान का बिजनेस हो, यह बंगला हो या रोहित की विरासत, मारवा खानदान की हर चीज़ पर तुम्हारा हक है। यहाँ तक कि रोहित के प्यार पर भी तुम्हारा हक है। उस आदमी की यह बात सुनकर अलेक्जेंडर हैरान होकर उसे देखता रहा। उस आदमी ने अलेक्जेंडर के कंधे से हाथ हटाया और ठीक उसके सामने आकर घुटनों के बल बैठ गया। उस आदमी ने अलेक्जेंडर से कहा, क्या आर्यन के पास आज जो कुछ भी है वह तुम अपनी ज़िंदगी में चाहते हो? अगर तुम रोहित मारवा से एक सगे बाप का प्यार पाना चाहते हो तो मेरे पास उसका एक रास्ता है।
अगर तुमने मेरी बात मानी तो रोहित मारवा तुम्हें भी उतना ही प्यार करेगा जितना आर्यन से करता है। क्रिस्टोफर के आदमी ने नन्हे से अलेक्जेंडर के सामने यह बात रखी थी जिसकी तलाश उसे कई सालों से थी। वह था अपने माँ बाप का प्यार। अलेक्जेंडर बड़े ही ध्यान से क्रिस्टोफर के आदमी की बात सुनने लगा। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। अलेक्जेंडर भी रोहित के दिल में अपने लिए जगह चाहता था। अलेक्जेंडर ने हमेशा से यह सपना देखा था कि रोहित उसे भी ठीक उसी तरह प्यार करे जिस तरह वह रिया और आर्यन को करता था। क्रिस्टोफर के आदमी की बात ने अलेक्जेंडर को मजबूर कर दिया कि वह गौर से उसकी बात सुने। तभी क्रिस्टोफर के आदमी ने अलेक्जेंडर की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे पास एक रास्ता है जिससे रोहित मारवा का सारा प्यार सिर्फ तुम्हारे पास सिमट कर रह जाएगा। वह सिर्फ तुमसे ही प्यार करेगा। उसके पास जो कुछ भी है वह सब तुम्हारा होगा। अलेक्जेंडर ने उस आदमी से पूछा, मगर कैसे? क्या सचमुच मेरे नए पापा मुझे उतना ही प्यार करेंगे जितना वह आर्यन और रिया को करते हैं? उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, बल्कि उससे भी ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। तुम अपना मिशन भूल चुके हो। मैं तुम्हें फिर से याद करवाता हूँ। तुम्हारा असली मिशन यह है कि तुम किसी तरह उन दोनों बच्चों को घर से बाहर ले जाओ। हम दोनों बच्चों को किडनैप करके उन्हें मार देंगे। उसके बाद यह पूरा राज तुम्हारा हो जाएगा। वह दोनों बच्चे नहीं रहेंगे तो रोहित मारवा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्यार करेंगे। उनका जो कुछ भी होगा वह सिर्फ तुम्हारा होगा। और एक दिन रोहित मारवा की कुर्सी पर तुम बैठ जाओगे। जिस कुर्सी पर आज आर्यन का दावा है वह हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। अलेक्जेंडर को अचानक ही क्रिस्टोफर की सारी बातें याद आई। जब क्रिस्टोफर ने उसे यहाँ भेजा था तब क्रिस्टोफर ने उसे कहा था कि किसी भी हालात में अलेक्जेंडर को सबसे पहले अनिका को रोहित की ज़िंदगी से दूर करना है। यह करना उसके लिए काफ़ी आसान होगा क्योंकि अलेक्जेंडर रोहित का बेटा था मगर अनिका का नहीं। और कोई भी औरत अपने पति के किसी और औरत से रिश्ते से हुए बच्चे से नफरत करेगी। देखते ही देखते रोहित और अनिका के बीच में कड़वाहट पैदा हो जाएगी और अनिका हमेशा के लिए रोहित की ज़िंदगी से चली जाएगी। इसके बाद अलेक्जेंडर का काम काफ़ी आसान हो जाएगा। अलेक्जेंडर को किसी भी तरह दोनों बच्चों को रोहित की ज़िंदगी से अलग करना होगा और इस काम में क्रिस्टोफर खुद अलेक्जेंडर की मदद करने वाला था। मगर नन्हा सा अलेक्जेंडर यह नहीं जानता था कि क्रिस्टोफर के इरादे इतने खतरनाक थे। क्रिस्टोफर के आदमी रिया और आर्यन को मारने का प्लान बनाकर यहाँ आए थे। इससे पहले कि अलेक्जेंडर उन दोनों को कुछ कह पाता, अचानक ही पीछे से एक गमले के गिरने की आवाज़ आई। जब अलेक्जेंडर ने मुड़कर अपने पीछे देखा तो उसने देखा कि आर्यन और रिया उसकी सारी बातें सुन रहे थे। अलेक्जेंडर जिस वक्त दबे पांव घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तब आर्यन और रिया ने उसे देख लिया था। वह दोनों जान चुके थे कि ज़रूर वो कोई ऐसी बदमाशी करने जा रहा था जिससे रोहित और अनिका को दोबारा कोई परेशानी हो। इसलिए आर्यन और रिया ने चुपके से उसका पीछा किया था। मगर वह यह नहीं जानते थे कि पीछा करते करते उन्हें अलेक्जेंडर का यह चेहरा देखना नसीब होगा। जैसे ही अलेक्जेंडर ने आर्यन और रिया की ओर देखा, सबसे पहले रिया ने अलेक्जेंडर पर चिल्लाते हुए कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह के लड़के हो। मैं तो हमेशा से आर्यन को कहती आई थी कि हम तुम्हें भी अपना दोस्त बना लें। भले ही तुम हमारी माँ के बेटे नहीं हो मगर हमारे पापा के बेटे हो, इसलिए हमें हमारे लिए बहुत था। मगर देखो तुम तो कितने खतरनाक निकले। हमारे पापा की पोजीशन हासिल करने के लिए तुम हम दोनों को मार देना चाहते हो। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। इससे पहले कि अलेक्जेंडर रिया की बातों का जवाब दे पाता, क्रिस्टोफर के दोनों आदमियों ने रिया और आर्यन को घेर लिया। इससे पहले कि रिया शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा करती, क्रिस्टोफर के एक आदमी ने रिया के मुंह पर एक रुमाल दबा दिया। कुछ ही सेकंड में रिया की आंखें भारी हो गई और वह बेहोश हो गई। आर्यन समझ चुका था कि ज़रूर रुमाल के अंदर बेहोश करने वाली दवाई मिलाई गई थी। आर्यन इतनी आसानी से गिव अप करने वालों में से नहीं था। वह समझ चुका था कि अगर उसे अलेक्जेंडर और उसके आदमियों का पूरा प्लान जानना था तो उसका होश में रहना बहुत ज़रूरी था। आर्यन चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हुआ सारा तमाशा देखता रहा था। अलेक्जेंडर खुद क्रिस्टोफर के इन दोनों आदमियों के पावर के बारे में जानता था। वह जानता था कि यह दोनों कितने खतरनाक हो सकते थे। अलेक्जेंडर को अगर किसी तरह आर्यन और रिया को बचाना था तो उसका इस वक्त चुप रहना बहुत ज़रूरी था। अगर अलेक्जेंडर ने उन दोनों लोगों को रोकने की कोशिश की तो वह अच्छी तरह से जानता था कि उसका नतीजा क्या हो सकता था। अलेक्जेंडर ने उन दोनों आदमियों की ओर देख कर कहा, अब क्या करना चाहते हो तुम?
अलेक्जेंडर का सवाल सुनते ही दोनों आदमी अचानक हंस पड़े। उन दोनों ने अलेक्जेंडर को शाबाशी देते हुए कहा, भाई मान गए, तुम सचमुच हमारे उस्ताद के बेटे हो। तुमने यहाँ अपना मिशन पूरा भी कर दिया और हमें पता भी नहीं चला। भाई बहुत खूब। तुम इन दोनों बच्चों को इस तरह अकेले में यहाँ कर प्लान करके ले आए। मैं तुम्हारी प्लानिंग की दाद देता हूँ। हालांकि अलेक्जेंडर ने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की थी, मगर वह जानता था कि इस वक्त किसी भी चीज़ का खुलासा करना उसके आर्यन और रिया के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता था। जब आर्यन ने अलेक्जेंडर की प्लानिंग के बारे में सुना तो मन ही मन अलेक्जेंडर के लिए उसकी नफरत बढ़ने लगी, मगर वह चुपचाप अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करके अलेक्जेंडर और उसके आदमियों के बीच की आगे की बातें सुनता रहा। अलेक्जेंडर के आदमियों ने ब्लूटूथ के जरिए किसी से बात करते हुए कहा, दोनों बच्चे हमारे कब्जे में हैं, अब आप बताइए क्या करना है उनके साथ। अलेक्जेंडर समझ चुका था कि वह दोनों ब्लूटूथ के जरिए क्रिस्टोफर से बात कर रहे थे। तभी अलेक्जेंडर ने क्रिस्टोफर के आदमियों से कहा, मैं अपने पापा क्रिस्टोफर को बहुत मिस कर रहा हूँ, मुझे उनके पास जाना है, मुझे तुम्हारे साथ ले चलो। ब्लूटूथ के जरिए क्रिस्टोफर काफ़ी देर से अपने आदमियों के साथ बात कर रहा था। रोहित के विला में जो कुछ भी चल रहा था उसकी लाइव अपडेट क्रिस्टोफर को फ़ोन के जरिए मिल रही थी। जब क्रिस्टोफर ने नन्हे से अलेक्जेंडर की आवाज़ सुनी तब क्रिस्टोफर ने अपने आदमी को एक मैसेज दिया। वह मैसेज उस आदमी ने अलेक्जेंडर को देते हुए कहा, तुम्हारे पापा कह रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है। इन दोनों बच्चों के बाद अब रोहित मारवा का प्यार भी तुम्हारा और रोहित मारवा की पोजीशन भी तुम्हारी होगी, और वह तुम्हारा थैंक यू कह रहे हैं कि तुमने उनका मिशन कामयाब करने में उनकी इतनी बड़ी मदद की। अलेक्जेंडर ने उस आदमी की बात का जवाब देते हुए कहा, अब मेरा काम पूरा हो गया है तो मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। मैं भी तुम्हारे साथ अपने पापा क्रिस्टोफर के पास जाना चाहता हूँ। मैं मेरे देश में वापस जाना चाहता हूँ, यहाँ नहीं रहना चाहता। इससे पहले कि क्रिस्टोफर का आदमी अलेक्जेंडर को कुछ कहता, अलेक्जेंडर ने उसकी बात काटते हुए कहा, अगर तुम मुझे यहाँ छोड़ गए तो इतना याद रखना, मैं रोहित पापा से कह दूंगा कि यह सब कुछ तुम दोनों ने किया है। उसके बाद क्या होगा इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। जब अलेक्जेंडर के मुंह से क्रिस्टोफर के आदमियों ने यह बात सुनी तो वह लोग भी हैरान रह गए। वह लोग अच्छी तरह जानते थे कि अगर रोहित को पता चल गया कि उसके बच्चों को किसी ने किडनैप किया है तो रोहित तो उन्हें छोड़ेगा नहीं। तभी क्रिस्टोफर के साथ फ़ोन के जरिए बात करने के बाद उन दोनों आदमियों ने ब्लूटूथ के जरिए क्रिस्टोफर से कहा, मगर सर यह कैसे हो सकता है? हम लोग यहाँ सामान देने के बहाने से एक छोटी सी वैन लाए हैं और उस वैन में सिर्फ 2 बच्चों को छुपाने की जगह है। हमने सोचा था कि आर्यन और रिया को किडनैप करके निकल जाएंगे यहाँ से आसानी से और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तीसरे बच्चे को कैसे लेकर निकल सकते हैं हम यहाँ से? क्रिस्टोफर ने फ़ोन पर अपने आदमियों से कहा कि 2 में से किसी भी एक बच्चे को अपने साथ ले आए और अलेक्जेंडर को भी अपने साथ ले आए। रोहित मारवा का एक बच्चा भी अगर क्रिस्टोफर के कब्जे में होगा तब भी बाजी उसी के हाथ रहेगी। यह बात वो अच्छी तरह से जानता था। क्रिस्टोफर की बात सुनने के बाद वह दोनों आदमी आपस में डिस्कशन करने लगे। एक आदमी ने दूसरे से कहा, अब क्या करें? अगर अलेक्जेंडर को साथ ले जाना है तो 2 में से एक बच्चे को साथ ले जाना होगा और एक बच्चे को यहीं छोड़ना होगा। बताओ हमें क्या करना चाहिए? नन्हा सा आर्यन चुपचाप खड़ा सारी बातें सुन रहा था। अलेक्जेंडर यह देखकर काफ़ी शौक हो चुका था कि ऐसी सिचुएशन में भी आर्यन किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दे रहा था। रिया एक आदमी के हाथों में बेहोश लेटी थी। उन दोनों को मारने की बातें चल रही थी मगर आर्यन बिल्कुल खामोश था। अलेक्जेंडर ने सोचा कि शायद आर्यन जितना तेज और चालाक नज़र आ रहा था वाकई में वह इतना तेज और चालाक नहीं था, बल्कि अंदर से वीक और डरपोक था। जब अलेक्जेंडर के मन में यह सारी बातें चल रही थी तब अचानक आर्यन ने उन दोनों आदमियों की तरफ देख कर कहा, अगर तुम्हें किसी को किडनैप करना है तो मुझे किडनैप करो, मेरी बहन को यहीं रहने दो। आर्यन की यह बात सुनकर दोनों आदमी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। आर्यन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन दोनों से कहा, वैसे भी डैड की विरासत फ्यूचर में मुझे मिलने वाली है। अगर अलेक्जेंडर को किसी से खतरा है तो वह मैं हूँ। रिया को किडनैप करने से तुम्हें क्या मिलेगा? अगर सचमुच अलेक्जेंडर को तुम मेरे पापा की पोजीशन दिलवाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे किडनैप करना होगा। और वैसे भी रिया तो पहले ही बेहोश हो चुकी थी, उसने ना कुछ देखा है ना कुछ सुना है। वह इस प्लानिंग के बारे में अब तक ज़्यादा कुछ जान नहीं पाई है। जब आर्यन ने क्रिस्टोफर के आदमियों से यह बात कही तब अलेक्जेंडर को रियलाइज़ हुआ कि आर्यन ना ही डरपोक था और ना ही कमज़ोर, बल्कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए बड़ी ही चालाकी से आर्यन ने क्रिस्टोफर के आदमियों के सामने यह प्रपोजल रखा था। आर्यन का प्रपोजल ऐसा था कि खुद क्रिस्टोफर के आदमी भी उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते थे।
जब ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टोफर के दोनों आदमी पूरी तरह से कन्विंस हो गए थे, तब अचानक ब्लूटूथ के जरिए क्रिस्टोफर की आवाज़ उनके कानों पर पड़ी। क्रिस्टोफर ने कहा, वहाँ मत देखो जो वह तुम्हें दिखा रहे हैं, वह देखने की कोशिश करो जो तुम्हें नहीं दिख रहा है। दोनों आदमी कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखने लगे। क्रिस्टोफर की एक आदमी ने क्रिस्टोफर से पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? बस, क्रिस्टोफर ने अपने आदमी से कहा, रोहित मारवा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। अगर हमें हमारे हाथ में आई बाजी को पूरी तरह से कंट्रोल करना है तो बेटी को किडनैप करो, बेटे को वहीं छोड़ दो। जैसे ही क्रिस्टोफर के आदमियों ने यह बात सुनी, उन्होंने अलेक्जेंडर से कहा, हमें हुक्म मिला है कि बेटी को हमारे साथ ले चलना है और बेटे को यहीं छोड़ देना है। जैसे ही वो लोग आर्यन को वहां छोड़कर रिया को अपने साथ वैन की ओर ले जाने लगे, फिर से क्रिस्टोफर की आवाज़ उनके कानों पर पड़ी। इस बार क्रिस्टोफर ने अपने आदमियों से कहा, मैंने सोचा था उससे ज़्यादा बेवकूफ़ हो तुम लोग। क्रिस्टोफर के आदमी फिर से कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्या किया था जो उनका बॉस उन्हें इस तरह बेवकूफ़ कह रहा था। तभी क्रिस्टोफर ने अपने आदमियों से कहा, दोनों बच्चे बेहद चालाक हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। दोनों में लड़का कौन है और लड़की कौन है यह पता लगाना बहुत मुश्किल है। खुद स्कूल वाले भी आज तक यह नहीं जान पाए कि असली रिया कौन है और असली आर्यन कौन है। फिर तुम लोगों ने इतनी जल्दी मान कैसे लिया कि कौन आर्यन है और कौन रिया है? क्रिस्टोफर के दोनों आदमी यह बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गए। जब उन्होंने अपने हाथों में लेटी हुई रिया को देखा तो फिर आर्यन को देखा, तब वह खुद भी यह देखकर चौंक गए कि दोनों बच्चे उम्र में एक जैसे दिखते थे और दोनों ने बिल्कुल एक जैसे ही कपड़े पहने थे। क्रिस्टोफर के एक आदमी ने आर्यन की ओर बंदूक दिखाते हुए कहा, बताओ तुम कौन हो? तुम दोनों में से लड़की कौन है? क्रिस्टोफर के आदमी ने बंदूक आर्यन की ओर घुमाते हुए पूछा, तुम दोनों में से लड़की कौन है? आर्यन समझ चुका था कि उन गुंडों को अपने बॉस से यह ऑर्डर मिला था कि वह लोग आर्यन को नहीं बल्कि रिया को किडनैप करके ले आए। आर्यन एक काफ़ी पॉजेसिव भाई था, वह इस तरह अपनी बहन को किडनैप होता हुआ नहीं देख सकता था। तभी आर्यन के दिमाग में एक आइडिया बिजली की तरह चमकी। आर्यन ने तुरंत अपनी आवाज़ बदलते हुए उन दोनों बॉडीगार्ड्स की ओर देख कर कहा, मैं ही रिया हूँ, मेरे पापा की लाडली बेटी, मगर प्लीज़ आप लोग मुझे किडनैप मत करना। मेरा भाई जो आपकी गोद में इस वक्त बेहोश पड़ा हुआ है मुझे बहुत परेशान करता है। आप लोग उसी को अपने साथ ले जाओ। मैं अपने पापा के बिना नहीं रह सकती और मेरे पापा भी मेरे बिना नहीं रह सकते। अचानक जब आर्यन ने अपनी आवाज़ बदलकर बात करना शुरू किया तो दोनों गुंडे हैरान रह गए। दोनों एक दूसरे को देखकर अपना सर खुजाने लगे। दोनों बच्चों को अगर एक साथ देखा जाए तो यह कहना बहुत मुश्किल था कि दोनों में से लड़का कौन था और लड़की कौन। दोनों की शक्ल भी हूबहू एक दूसरे से मिलती थी। इसलिए गुंडे ने रिया को वहीं गार्डन की फर्श पर लेटाकर आर्यन के पास जाते हुए कहा, अभी इसके कपड़े उतार कर देखते हैं, पता चल जाएगा कौन लड़का है कौन लड़की। वह दोनों गुंडे आर्यन के पास आकर खड़े हो गए। आर्यन अपनी आवाज़ में और नरमी लाते हुए कहने लगा, ऐसा मत करना, मुझे शर्म आएगी। आर्यन किसी भी हालत में अपनी बहन को बचाना चाहता था। वह चाहता था कि गुंडे उसे रिया समझकर अपने साथ ले जाएं। लेकिन अगर उन गुंडों को इस बात का पता चल जाता कि आर्यन लड़का है तो यह बात तय थी कि वह बेहोश रिया को अपने साथ लेकर चले जाएंगे। एक भाई होने के नाते आर्यन अपनी आंखों के सामने यह सब कुछ होते हुए नहीं देख सकता था। उन गुंडों ने अपने हाथ आर्यन के शर्ट पर जैसे ही रखे, आर्यन के कानों पर अलेक्जेंडर की आवाज़ पड़ी। अलेक्जेंडर ने उन गुंडों की तरफ देखकर कहा, इस लड़की की बात बिल्कुल मत मानना, यह लड़की बहुत चालाक है, हमेशा अपने भाई को फंसाकर खुद मुसीबत से भागना चाहती है। मैं दोनों के साथ पिछले कई दिनों से रह रहा हूँ, दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ। इसका भाई तो बहुत ही सीधा साधा है, मगर यह लड़की काफ़ी शरारती है। पिछले कई दिनों से इस लड़की ने मेरी भी नाक में दम कर रखा था। अलेक्जेंडर की बात सुनकर क्रिस्टोफर के दोनों आदमियों को यकीन हो गया था कि उनके सामने जो बच्चा खड़ा था वह आर्यन नहीं बल्कि रिया थी। नन्हा सा आर्यन फटी हुई आंखों से अलेक्जेंडर को देखता रहा। आर्यन ने अभी देखा था कि वह किस तरह अलेक्जेंडर ने रिया और आर्यन को गुंडों के जाल में फंसाया था, मगर अचानक ही अलेक्जेंडर आर्यन की क्यों मदद कर रहा था, यह बात आर्यन की समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि आर्यन भी यह अच्छी तरह जानता था कि अलेक्जेंडर जानता था कि दोनों में से रिया कौन है और आर्यन कौन, और जबकि रिया और अलेक्जेंडर तो एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। अगर घर में अलेक्जेंडर की किसी से दुश्मनी थी तो वह आर्यन से थी, मगर आर्यन की प्लानिंग में अचानक अलेक्जेंडर ने मदद करके आर्यन को काफ़ी कन्फ्यूजन में डाल दिया था। दोनों गुंडों ने एक दूसरे की ओर देखते हुए कहा,
अब हमें जल्दी से दोनों बच्चों को यहाँ से बाहर निकालना होगा। अगर सिक्योरिटी के आदमियों को ज़रा सी भी भनक लग गई तो फिर हमारा बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिया को वहीं छोड़कर एक गुंडे ने आर्यन को अपने हाथों में पकड़ लिया और अपनी जेब से एक रुमाल निकालकर आर्यन के नाक पर रख दिया। कुछ ही देर में आर्यन की आंखें भारी हो गई और वह बेहोश हो गया। दोनों गुंडे अपने साथ 2 बड़े बड़े कंटेनर लेकर आए थे, जिसमें वह पार्टी के लिए कुछ सामान लाए थे। रोहित मारवा के विला का बैक गेट रसोई के सामान और बाकी पार्टी में ज़रूरी सामान को लाने ले जाने के लिए खोल दिया गया था। क्रिस्टोफर के दोनों आदमी मजदूर का भेष बदलकर बड़ी बड़ी टोकरियों में खाने पीने का सामान लेकर बंगले के अंदर आए थे। सामान नौकरों के हवाले करने के बाद उनके कंटेनर बिल्कुल खाली हो गए थे। उनकी प्लानिंग यही थी कि रिया और आर्यन को बड़े बड़े कंटेनरों में छुपाकर वह बंगले से बाहर ले जाएं। आर्यन के बेहोश होते ही एक गुंडे ने आर्यन को एक कंटेनर में लेटा दिया और कंटेनर को ऊपर से बंद कर दिया। दूसरे गुंडे ने अलेक्जेंडर के सामने वह कंटेनर रखा। अलेक्जेंडर इशारा समझते ही उस कंटेनर के अंदर कूद गया। दोनों कंटेनर बंद करके क्रिस्टोफर के दोनों आदमी धीरे धीरे बैक गेट से बाहर निकलने लगे और नौकरों और मजदूरों की एक लंबी फौज गेट के बिल्कुल सामने खड़े होकर अलग अलग सामान की अदला बदली कर रहे थे। इस भीड़ के बीच शामिल होकर दोनों गुंडे कंटेनर को बिना किसी रोक टोक बंगले से बाहर ले जाने में कामयाब हो गए। बंगले के ठीक बाहर उन दोनों गुंडों की एक वैन खड़ी थी। बंगले से बाहर निकलते ही उन दोनों ने दोनों कंटेनर को वैन की बैक सीट पर रख दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। दोनों जाकर ड्राइविंग सीट पर एक दूसरे के बगल में बैठ गए। जैसे ही वह दोनों कंटेनर को बैक सीट पर रखा गया था, अलेक्जेंडर ने धीरे से अपने कंटेनर का ढक्कन खोला। अलेक्जेंडर ने तुरंत आर्यन के कंटेनर का ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, अलेक्जेंडर ने देखा कि आर्यन के पाँव में हरकत हो रही थी। इसका मतलब साफ था कि आर्यन बेहोश नहीं हुआ था, वह बेहोश होने का नाटक कर रहा था। हालांकि जब अलेक्जेंडर ने आर्यन का चेहरा देखा तब उसकी आंखें पूरी तरह से बंद थी, मगर अलेक्जेंडर समझ चुका था कि आर्यन इस वक्त बेहोश होने का ढोंग कर रहा था। जब उस गुंडे ने आर्यन के नाक पर रुमाल रखा था तभी आर्यन समझ चुका था कि जरूर रुमाल के अंदर वही दवाई मिलाई गई होगी जिसे रिया को बेहोश किया गया था, और इसीलिए आर्यन ने अपनी सांस रोक ली थी। सांस रोकने के बाद धीरे धीरे आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और बेहोश होने की एक्टिंग शुरू कर दी। जब उस गुंडे को यकीन हो गया कि आर्यन बेहोश हो चुका था तब उसने आर्यन की नाक से अपना रुमाल हटा लिया। रुमाल के हटने के बाद भी आर्यन ने बेहद चालाकी से धीरे धीरे सांस लेना शुरू किया, जिससे उन गुंडों को यह शक न हो कि आर्यन पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ था। अलेक्जेंडर ने अपने नन्हे से हाथ आर्यन के कंधे पर रखकर आर्यन को धीरे से हिलाकर जगाने की कोशिश की। अलेक्जेंडर आर्यन को यह कहना चाहता था कि वह उसी के साथ था, मगर आर्यन इतनी जल्दी अलेक्जेंडर पर भरोसा नहीं कर सकता था। आर्यन जानता था कि अगर उसने अलेक्जेंडर के सामने अपनी आंखें खोल दी तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी। हो सकता था कि अलेक्जेंडर अपने गुंडों को यह बता दे कि आर्यन बेहोश नहीं हुआ था। आर्यन ने अपनी आंखों के सामने जो कुछ भी देखा था उसके बाद अलेक्जेंडर पर इतना जल्दी भरोसा करना आर्यन के लिए काफ़ी मुश्किल था। आर्यन को मगर इस वक्त कम से कम इस बात की तसल्ली थी कि वह अपनी बहन को बचाने में कामयाब हो चुका था। आर्यन को इस बात का विश्वास भी था कि चाहे कुछ भी हो जाए रोहित और अनिका आर्यन को जरूर इन गुंडों के चंगुल से छुड़ा कर रहेंगे। अब तक आर्यन यह भी जान चुका था कि अलेक्जेंडर और उसके गुंडों के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि किसी तरह आर्यन को रास्ते से हटाकर अलेक्जेंडर को उसकी जगह पर बिठा दिया जाए। इसलिए आज नहीं तो कल वह लोग रिया को आर्यन समझकर उस पर भी हमला कर सकते थे। इसलिए आर्यन यह जानना चाहता था कि आखिर उन गुंडों का मकसद क्या था। आर्यन के मन में एक बार यह ख्याल भी आया था कि जब वह गुंडे कंटेनर को सिक्योरिटी गेट से बाहर ले जा रहे थे उसी वक्त आर्यन चिल्ला चिल्लाकर अपने सिक्योरिटी गार्डों को सब कुछ सच सच बता दे। मगर ऐसा करने से यह भी हो सकता था कि उन दोनों गुंडों के साथ ही आर्यन और रिया के लिए जान का खतरा बन जाए, और गार्डन में बेहोश पड़ी अपनी बहन की जान वह किसी भी तरह खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसलिए सारा खतरा अपने सर पर लेकर आर्यन चुपचाप गुंडों की प्लानिंग के हिसाब से चलने लगा। जब अलेक्जेंडर ने देखा कि आर्यन अपनी आंखें नहीं खोल रहा था तब अलेक्जेंडर ने धीरे से आर्यन का कंधा दबा दिया। वह आर्यन को इस बात की तसल्ली देना चाहता था कि वह इस प्लानिंग में उसी के साथ था। उन गुंडों ने धीरे से कार शुरू की और रोहित मारवा के विला के बाहर पार्किंग से धीरे धीरे कार बाहर की ओर ले निकालने लगे। आर्यन ने देखा कि अलेक्जेंडर ने अभी भी अपने गुंडों को यह जानकारी नहीं दी थी कि आर्यन बेहोश नहीं था। आर्यन को अब थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा था कि अलेक्जेंडर इस प्लानिंग में उसी के साथ था
और इसलिए अलेक्जेंडर ने रिया को बचाने के लिए आर्यन ही रिया है इस बात का विश्वास अपने गुंडों को दिलवाया था। अचानक धीरे धीरे चल रही कार बीच रास्ते में रुक गई। उन दोनों गुंडों में से एक गुंडे ने अपनी जेब से चाकू निकाला और चाकू की धार आर्यन के कंटेनर के आर पार करते हुए सीधे चाकू की नोक आर्यन के पाँव में घुसा दी। आर्यन को जोर का दर्द अचानक महसूस हुआ, मगर अपने दर्द को अपने अंदर दबाते हुए आर्यन ने इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वह बेहोश नहीं था। जब कंटेनर से हल्का हल्का खून बाहर की ओर बहने लगा तो ड्राइवर कह रहे गुंडे ने दूसरे गुंडे से कहा, अरे यह क्या कर रहे हो? तभी उस गुंडे ने अपने साथी से कहा, अरे यह लड़की बहुत चालाक है, देखा नहीं तुमने अभी अपने भाई को फंसाने के लिए अंदर क्या कह रही थी? बस मैं तसल्ली करना चाहता था कि यह लड़की सचमुच बेहोश है या नाटक कर रही है। अभी कुछ ही देर में हम सिक्योरिटी गेट से बाहर निकलेंगे। अगर इस लड़की ने वहां जाकर कोई चालाकी करने की कोशिश की होती तो हम सब मुसीबत में फंस सकते थे। ड्राइव कर रहे गुंडे ने अपने साथी से कहा, अरे मुसीबत की इस बात की, यहाँ से बाहर निकलकर हमें इस लड़की को ख़त्म कर देना है, और अगर हम यहीं पकड़े जाते तो यहीं पर उसे ख़त्म कर देते। दोनों ही सूरत में इसकी मौत तो पक्की है। यह कहते हुए वह दोनों गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। आर्यन की घबराहट और दर्द दोनों ही एक साथ बढ़ते जा रहे थे। गुंडों की बात से इतना तय था कि वह दोनों किसी भी वक्त आर्यन को मौत के घाट उतार सकते थे। अलेक्जेंडर भी दोनों गुंडों की बात सुनकर काफ़ी घबरा गया था। वह अपने मन ही मन सोचने लगा कि वह किस तरह आर्यन को इस मुसीबत से बाहर निकाले। वह इतना भी जान चुका था कि अगर सिक्योरिटी गेट के पास जाने के बाद अलेक्जेंडर रोहित मारवा के सिक्योरिटी गार्डों को अलर्ट करने की कोशिश करता है तो वह गुंडे उस वक्त आर्यन को मार डालेंगे। अलेक्जेंडर समझ नहीं पा रहा था कि उसे इस वक्त आर्यन को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे ही गुंडों की कार सिक्योरिटी गेट से बाहर निकली, उन्होंने देखा कि एक लंबी काली जीप उनके ठीक सामने खड़ी थी। दोनों कार बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हो गई थी। अगर किसी भी कार को आगे चलना होता तो एक कार को पीछे जाना जरूरी हो गया था। सीट पर बैठा ड्राइवर जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा, मगर वह लंबी काली जीप पीछे जाने का नाम नहीं ले रही थी। तभी अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड उन गुंडों की वैन के पास आया और वैन के शीशे पर जोर से हाथ मारते हुए उस सिक्योरिटी गार्ड ने कार चला रहे गुंडे से कहा, अरे भाई, मैडम की गाड़ी है, जरा तुम गाड़ी पीछे लो। जब सिक्योरिटी गार्ड ने यह बात वैन चला रहे गुंडे से कही तब अलेक्जेंडर और आर्यन को इस बात का एहसास हो गया कि सामने की जीप में अनिका बैठी थी। दोनों बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि वह किस तरह अनिका को सिग्नल दें कि इस वैन के अंदर सामान को ले जाने के बहाने से बच्चों को किडनैप किया जा रहा था। अनिका की गाड़ी ठीक उस वैन के सामने खड़ी थी। वैन चला रहे गुंडे ने धीरे से अपनी वैन को रिवर्स लेना शुरू किया। जैसे ही रिवर्स लेकर अपनी वैन को एक जगह पर खड़ा किया, अनिका की जीप तेजी से चलकर सिक्योरिटी गेट से अंदर गई, मगर तभी अचानक गुंडों के वैन के सामने अनिका ने आकर फिर से ब्रेक मारी। जैसे ही उन गुंडों की वैन के सामने अनिका की जीप रुकी, उन गुंडों ने अपनी सीट के नीचे हाथ डाल लिए। सीट के नीचे उनकी मशीन गन पड़ी थी। उन्होंने सोच लिया था कि अगर अनिका अपनी कार से उतरकर उनकी वैन के पास आती है तो वह पूरी जगह को एक जंग में तब्दील कर देंगे और इतनी गोलियों की बौछार करेंगे कि मारवा हाउस में हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आएंगे। अनिका ने अपनी ड्राइविंग सीट के विंडो को कांच नीचे करते हुए सिक्योरिटी गार्ड को अपने पास बुलाया। सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर अनिका की विंडो के पास आया। अनिका ने उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, यह सामने जो वैन खड़ी है वह किसकी है? सिक्योरिटी गार्ड ने उस वैन की ओर देखते हुए कहा, अरे मैडम, वो लोग जो सब्जी तरकारी किचन में रखने आए थे। पार्टी की तैयारी चल रही है ना, इसलिए दिन में ऐसी कई डिलीवरी वैन बंगले के अंदर आ रही हैं, जा रही हैं। हमारी सिक्योरिटी टीम हर वैन पर नज़र बनाई हुई है। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनने के बाद अनिका ने अपनी ड्राइविंग सीट वाली विंडो का कांच ऊपर कर लिया और विला के अंदर चली गई। अनिका चेहरे से काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रही थी। प्रभास ने अनिका से जुड़ी ज़िंदगी का वह राज बताया था जो अनिका जल्द से जल्द रोहित के साथ जाकर शेयर करना चाहती थी, मगर उससे भी पहले अनिका अलेक्जेंडर से मिलना चाहती थी। इसलिए जल्दी से अपनी गाड़ी पार्किंग लॉट में पार्क करने के बाद अनिका बंगले के अंदर चली गई। अनिका की कार निकलते ही क्रिस्टोफर के दोनों आदमियों ने राहत की सांस ली और धीरे से अपनी वैन सिक्योरिटी गेट से बाहर निकाल कर ले गए। जैसे ही अनिका बंगले के अंदर पहुंची, रोहित ने अनिका को तेजी से अंदर आते हुए देखा। रोहित, जो हाल के सोफे पर बैठा हुआ अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, वह अपनी जगह से उठकर अनिका के पास आया। अनिका को इतना एक्साइटेड देखकर रोहित ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी में क्यों नज़र आ रही हो? अनिका ने तेज़ सांसें लेते हुए रोहित से पूछा।
मुझे पहले यह बताओ कि अलेक्जेंडर कहाँ है। रोहित ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए अनिका से कहा। वह तो अपने बेडरूम में है, मगर क्या हुआ, जरा बताओ तो सही। इससे पहले कि रोहित अपनी बात पूरी कर पाता, अनिका तेजी से अलेक्जेंडर के बेडरूम की तरफ दौड़ी। जैसे ही अनिका अलेक्जेंडर के बेडरूम के पास पहुंची, उसने झटके से अलेक्जेंडर के बेडरूम का दरवाज़ा खोला। जब अनिका ने चारों ओर नज़र घुमाई, तब उसे एहसास हुआ कि कमरे में कोई नहीं था। रोहित ठीक अनिका के पीछे दौड़कर अलेक्जेंडर के बेडरूम के पास आया था। अनिका को इतना एक्साइटेड देखकर रोहित ने अनिका से पूछा, अब क्या हुआ, बताओ भी। खाली कमरे की ओर इशारा करते हुए अनिका ने रोहित से पूछा, कमरे में अलेक्जेंडर कहीं नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ है वो? मुझे उससे मिलना है, उससे बात करनी है। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि आज अनिका इतनी उतावली क्यों हो रही थी। रोहित ने कई बार अनिका को शांत करने की कोशिश की, मगर अनिका बार बार अलेक्जेंडर के बारे में पूछ रही थी। तभी घर के कुछ नौकर हेड ऑफ सिक्योरिटी के साथ दौड़कर रोहित और अनिका के पास आए। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हेड काफ़ी परेशान नजर आ रहा था। वह लंबी लंबी सांस लेते हुए रोहित से कहने लगा, सर, एक बहुत बुरी खबर है। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सिक्योरिटी गार्ड कहना क्या चाहता था। सिक्योरिटी गार्ड ने किसी तरह हिम्मत करते हुए रोहित और अनिका की ओर देखकर कहा, हमें पीछे के गार्डन में रिया बच्ची बेहोश मिली है। सिक्योरिटी गार्ड की यह बात सुनते ही अनिका और रोहित दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उस गार्ड की बात सुनने के बाद अनिका तुरंत दौड़कर फिर से सीढ़ियों से नीचे उतरी। तभी एक नौकर नन्ही सी रिया को अपने हाथ में उठाकर अंदर ले आया। पीछे पीछे और एक नौकर लड्डू को भी अपने साथ ले आया। लड्डू आर्यन और रिया से मिलने आया था। अचानक ही आर्यन रिया और अलेक्जेंडर को एक साथ देखकर लड्डू एक गमले के पीछे छुप गया था। जब गुंडों ने बच्चों को किडनैप करने की कोशिश की थी, तभी अचानक लड्डू जब बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी एक गमले के साथ टकराया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा था। जैसे ही रिया को नौकर ने धीरे से सोफे पर लेटाया, अनिका ने तुरंत रिया की नर्व चेक की। कुछ देर में अनिका को इस बात का एहसास हो गया था कि रिया सिर्फ बेहोश हुई थी, उसे किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं था। तभी सिक्योरिटी गार्ड जो रोहित के साथ साथ अनिका के पीछे खड़े थे, उसने रोहित की ओर देखकर कहा, सर, हमारी सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा कि रिया बेबी गार्डन में बेहोश पड़ी थी। तब हमने अचानक इसलिए 10-15 मिनट की सीसीटीवी फुटेज चेक की। आर्यन पापा को किडनैप कर लिया गया है। यह बात सुनते ही अनिका और रोहित हैरान हो गए। अनिका ने इतनी देर में एक्यूपेंचर के जरिए रिया के उन पॉइंट्स पर ट्रीटमेंट दी थी जिन पॉइंट्स के जरिए धीरे धीरे रिया होश में आने लगी। जैसे ही रिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने सामने अनिका और रोहित को देखा, वह तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और अनिका की ओर देखकर कहने लगी, मम्मा, आर्यन को बचाओ, अलेक्जेंडर ने आर्यन को किडनैप करवा दिया है। रिया के मुंह से यह बात सुनते ही अनिका तुरंत बिना वक्त गंवाए अपनी जगह से खड़ी हुई और दौड़कर अपने गाड़ी के पास जाने लगी। रोहित अनिका को आवाज़ लगाता हुआ ठीक उसके पीछे दौड़ने लगा। इससे पहले कि रोहित अनिका की गाड़ी के पास पहुंच पाता, अनिका तेज़ी से अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी शुरू कर चुकी थी। रोहित किसी भी तरह अनिका के साथ जाना चाहता था। अनिका तेज़ी से पार्किंग लॉट से अपनी गाड़ी निकालने लगी। रोहित ठीक अनिका की गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। अनिका जानती थी कि इस वक्त एक सेकंड गंवाना भी आर्यन की जान के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता था। अनिका ने रोहित को रास्ते से हटने का इशारा किया और गाड़ी की एक विंडो खोल दी। रोहित अनिका का इशारा समझ चुका था। रोहित जानता था कि अगर उसे बिना अनिका की गाड़ी को रुकवाए अनिका की गाड़ी में दाखिल होना था, तो तेज़ी से चल रही गाड़ी की विंडो से जंप करके उसे गाड़ी के अंदर बैठना होगा। जैसे ही गाड़ी रोहित के पास पहुंची, रोहित ने खुली विंडो के अंदर छलांग लगाई। रोहित एक लंबे कद काठी का आदमी था, इसलिए पूरी तरह से गाड़ी के अंदर छलांग नहीं लगा पाया। रोहित के पांव अभी भी गाड़ी के विंडो से बाहर थे, मगर तुरंत रोहित ने अपने आप को संभालते हुए अपने दोनों पांव अंदर ले लिए और अनिका के ठीक बगल की सीट पर बैठ गया। अनिका सिक्योरिटी गेट का दरवाज़ा तोड़कर वहां से बाहर निकली। रोहित ने अनिका से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम जानती हो कि आर्यन को किसने किडनैप किया है? अनिका ने अपनी गाड़ी तेज़ी से ड्राइव करते हुए रोहित से कहा, अभी अभी एक वैन अंदर सब्जी तरकारी डिलीवरी करने आई थी। उस वैन के अंदर अलेक्जेंडर और आर्यन मौजूद हैं। अनिका लगातार अपनी गाड़ी की स्पीड तेज़ करने लगी थी, मगर रोहित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अनिका इतनी श्योर कैसे थी कि उसने जो वैन देखी थी उसी के अंदर दोनों बच्चे मौजूद थे। रोहित ने अनिका से पूछा, मगर तुम कैसे कह सकती हो कि उस वैन के अंदर बच्चे मौजूद हैं? अनिका लगातार अपनी स्पीड तेज़ करते हुए रोहित से कहने लगी, क्योंकि उस डिलीवरी वैन का जो नंबर था वह पीली नंबर प्लेट पर लिखा हुआ था।
इसका मतलब है कि वह एक टूरिस्ट व्हीकल थी और डिलीवरी करने वाले लोग अक्सर या तो अपनी खुद की वैन में सामान डिलीवर करते हैं या फिर यह कॉन्ट्रैक्ट किसी और डिलीवरी एजेंट को दे देते हैं। दोनों ही सूरत में टूरिस्ट नंबर प्लेट का होना नामुमकिन है। रोहित को कहीं ना कहीं अनिका की बात ठीक लग रही थी। अनिका तेजी से अपनी गाड़ी रास्ते पर दौड़ाती रही। अनिका जानती थी कि उसकी ड्राइविंग स्किल इतनी पावरफुल थी कि कुछ ही मिनट में वह उस डिलीवरी वैन का पीछा करने में कामयाब हो जाएगी। अनिका ने जब अपनी पूरी ताकत अपनी ड्राइविंग पर लगा दी, तब रोहित ने अपना फ़ोन निकालकर सीधे भूमिका को कॉल लगाया। भूमिका ने जैसे ही रोहित के कॉल को रिसीव किया, रोहित ने भूमिका से कहा, आर्यन को किडनैप कर लिया गया है। यह बात सुनते ही भूमिका ने रोहित से कहा, यह क्या कह रहे हो तुम रोहित? यह कैसे हो सकता है? किसी की मौत आई है जिसने इतनी बड़ी जुर्रत की है। भूमिका ने तेज सांस लेते हुए रोहित से कहा, मगर तुम फिक्र मत करो, वह सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि मेरा भतीजा भी है। पूरे स्पेशल डिपार्टमेंट को कुछ ही मिनट में दिल्ली के हर कोने में तैनात कर दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, आर्यन को कुछ नहीं होने दूंगी। पूरा स्पेशल डिपार्टमेंट इस वक्त से आर्यन को ढूंढने में लग जाएगा। तुम अनिका से कहना कि वह ज़्यादा रोए नहीं और घर में बैठी रहे। मैं उसके बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी, यह मेरा वादा है। भूमिका की बात सुनकर रोहित ठीक अपने बगल में बैठी अनिका की ओर कुछ देर तक देखता रहा। रोहित के पास इस वक्त उतना वक्त नहीं था कि वह भूमिका को समझा सके कि इस वक्त अनिका क्या कर रही थी। इसलिए भूमिका की बात में हामी भरते हुए रोहित ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रोहित ने काफ़ी निराश और मायूस होते हुए अनिका से कहा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि अलेक्जेंडर इतना छोटा बच्चा होकर ऐसा कर सकता था। जिस बच्चे को मैंने अपने घर में सहारा दिया, उसी ने हमारे बेटे के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। अनिका भी यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि अलेक्जेंडर बचपन से लेकर आज तक क्रिस्टोफर और उसके आदमियों के साथ पला बड़ा था। इसलिए यह बात बहुत स्वाभाविक थी कि क्रिस्टोफर ने जिस तरह की परवरिश अलेक्जेंडर की थी, अलेक्जेंडर कुछ उसी तरह से बिहेव करता जिस तरह का बिहेवियर क्रिस्टोफर का रहा था। मगर अनिका इतना ज़रूर जानती थी कि अलेक्जेंडर मन से बुरा लड़का नहीं था। अनिका ने अलेक्जेंडर की आंखों में उसकी मासूमियत पढ़ ली थी और कहीं ना कहीं अनिका को इस बात का विश्वास था कि रोहित और अनिका की परवरिश में कुछ महीने रहने के बाद अलेक्जेंडर के स्वभाव में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगेंगे और आने वाले समय में अलेक्जेंडर भी बिल्कुल किसी और बच्चे की तरह पेश आने लगेगा। और वह दिन भी दूर नहीं होगा जब खुद अनिका और रोहित को अलेक्जेंडर पर उतना ही फक्र होगा जितना आज उन्हें आर्यन और रिया पर था। मगर अनिका यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि अलेक्जेंडर के अंदर इतनी जल्दी बदलाव लाना नामुमकिन था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि बिना माँ के पले बड़े बच्चों के मन पर क्या असर पड़ सकता था। अनिका जब आर्यन की लाइफ में आई थी, तब आर्यन कॉन्फिडेंस में काफ़ी लो था। लोगों के साथ बातचीत करना, उठना बैठना, हर चीज़ में आर्यन काफ़ी हिचकिचाता था। यूँ कहा जा सकता था कि आर्यन के पास सूझबूझ थी, समझ थी, मगर उस समझ को लोगों के सामने किस तरह से प्रेजेंट करना है, यह बात आर्यन को बिल्कुल नहीं पता थी। हर वह इंसान जो बचपन से आर्यन को मिला था, वह या तो आर्यन से फ़ायदा उठाने की कोशिश करता या उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता। असली संबंधों की नींव किस तरह रखी जाती है, यह बात तो आर्यन को पता ही नहीं थी जब तक वह अनिका और रिया से नहीं मिला था। अनिका और रिया को मिलने के बाद आर्यन की ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी और आज आर्यन एक बिल्कुल अलग लड़का नज़र आ रहा था। परेशान रोहित बार बार सिर्फ अपने आप को कोसते हुए कह रहा था, मैं नहीं जानता था कि उस लड़के को परिवार में शामिल करने की इतनी बड़ी सज़ा हमारे बेटे को मिलेगी। अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए रोहित से कहा, विश्वासघात एक भाई ने भाई का किया है। अलेक्जेंडर ने जिसे किडनैप करवाया है वह आर्यन अलेक्जेंडर का सगा भाई है। अनिका की यह बात सुनते ही रोहित के होश उड़ गए। रोहित कुछ देर तक फटी हुई आंखों से अनिका को देखता रहा। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे अनिका के साथ क्या बात करे, मगर किसी तरह अपने आप को संभालते हुए रोहित ने अनिका से पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि तुमने? अनिका ने गाड़ी का गियर बदलते हुए रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने उस रात 3 बच्चों को एक साथ जन्म दिया था। आर्यन, रिया और अलेक्जेंडर तीनों सगे भाई बहन हैं। इस बात का मुझे भी अभी अभी पता चला है जब खुद प्रभास ने यह बात मेरे सामने कबूल की। अनिका की बात सुनने के बाद रोहित के मन में एक साथ मिक्स फीलिंग आने लगी थी। एक तरफ उसे इस बात की खुशी थी कि इतने दिनों से जो बात उसे सता रही थी कि अगर अलेक्जेंडर आर्यन और रिया का सौतेला भाई होगा तो फ्यूचर में रोहित के लिए उसकी पूरी फैमिली को एक साथ बांधकर रखना बहुत मुश्किल होने वाला था।
मगर आज जब अनिका ने यह बात कही कि अलेक्जेंडर भी रोहित और अनिका का ही बेटा था, तब अचानक रोहित के मन में एक खुशी की लहर दौड़ आई। मगर उसी के साथ साथ अब उसे इस बात की भी फिक्र सताने लगी थी कि सारी बातों से बिल्कुल अनजान अलेक्जेंडर जाने अनजाने में अपने ही भाई की जान का दुश्मन बना हुआ था। रोहित अभी इसी वक्त अलेक्जेंडर और आर्यन को बिल्कुल सुरक्षित अपने घर वापस ले जाना चाहता था, मगर वह जानना चाहता था कि क्रिस्टोफर ने यह सब कुछ जानबूझकर किया था, और जिन लोगों ने मारवा हाउस की इतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी से दोनों बच्चों को अगवा किया था, वह लोग कितने पावरफुल हो सकते थे, यह बात भी रोहित अच्छी तरह से जानता था। रोहित ने अब तक समझ चुका था कि आखिर क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर को इतनी आसानी से रोहित के पास क्यों भेजा था। जरूर क्रिस्टोफर यह सारे राज पहले से जानता होगा, और अब तक क्रिस्टोफर यह भी जान चुका था कि अलेक्जेंडर पूरी तरह से उसके उंगलियों के इशारे पर चलने लगा था। अलेक्जेंडर क्रिस्टोफर को अपना पापा मानता था। यह बात तो खुद अलेक्जेंडर एक दिन पहले रोहित को बता चुका था, और आज अपने पापा के कहने पर अलेक्जेंडर ने अपने ही भाई को किडनैप कर लिया था। यह सब सोच सोच कर रोहित एक तरफ अपनी जान जला रहा था, और दूसरी तरफ अनिका तेजी से गाड़ी को दिल्ली की हाईवे पर दौड़ा रही थी। वैसे तो अनिका की जीप एक साधारण जीप थी, मगर इस वक्त अनिका की जीप की रफ्तार देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वह किसी स्पोर्ट्स कार से कम थी। रोहित और भी कई सारी बातें अनिका से जानना चाहता था कि आखिर प्रभास ने अनिका से क्या कहा था। अलेक्जेंडर सचमुच अनिका और रोहित का बेटा है? क्या इस बात को डीएनए टेस्ट रिजल्ट भी साबित करते थे या नहीं? यह बात भी रोहित जानना चाहता था। मगर इस वक्त रोहित और अनिका दोनों के ही दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि किसी भी तरह बच्चों को खतरनाक गुंडों के चुंगल से कैसे बचाया जाए। लगभग आधा घंटा बीत चुका था। अनिका अपनी जीप की स्पीड बढ़ाते हुए दिल्ली से हरियाणा बॉर्डर की ओर निकल चुकी थी। कुछ वक्त बाद अनिका को वह वैन हाईवे पर दौड़ती हुई नजर आई जो वैन उसने रोहित के बंगले के बाहर देखी थी। अनिका ने उस वैन को देखते ही रोहित से कहा, वह रही वह वैन, उसी के अंदर दोनों बच्चे हैं। उस वैन को देखते ही रोहित भी काफ़ी अलर्ट हो गया। अनिका ने एक्सीलरेटर पर पांव जोर से दबा दिया और तेजी से अपनी जीप उस वैन की ओर ले जाने लगी। तभी अचानक दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर के जंक्शन पर अनिका और रोहित ने देखा कि ठीक उसी रंग की और एक ही नंबर की दो वैन एक साथ उनकी जीप के आगे चल रही थी। अनिका यह देखकर हैरान हो गई थी कि एक ही कलर की, एक ही कंपनी की, एक ही नंबर वाली दो गाड़ियां उसके आगे चल रही थी। अनिका और रोहित के लिए यह अब कहना बहुत मुश्किल था कि इन दोनों वैन में से बच्चे किस वैन में हो सकते थे। अनिका तेज़ी से उन दोनों गाड़ियों का पीछा करती रही। तभी अचानक जब बड़ी गाड़ी ठीक हाईवे के जंक्शन पर पहुंची, तब उस गाड़ी ने एक राइट टर्न ले लिया और बिल्कुल वैसे ही दिखने वाली दूसरी वैन ने लेफ़्ट टर्न ले लिया। अनिका और रोहित दोनों कंफ्यूज हो चुके थे कि वह लोग आखिर किस वैन का पीछा करें। तभी अनिका ने रोहित को अपनी गाड़ी से बाहर धकेलते हुए कहा, तुम जाकर उस लेफ्ट वाली वैन का पीछा करो, मैं इस राइट वाली वैन का पीछा करती हूँ। बिना वक्त गवाए रोहित भी अनिका की बात मानते हुए जल्दी से अनिका की गाड़ी से उतर गया। रोहित के उतरते ही टायर की तेज़ आवाज़ करते हुए अनिका तेज़ी से अपनी गाड़ी राइट मोड़कर वैन का पीछा करते हुए चली गई। रोहित कुछ देर तक लेफ्ट गई वैन को दौड़कर पीछा करता रहा। रोहित जानता था कि इस तरह दौड़कर वैन का पीछा करने का कोई फ़ायदा नहीं था, मगर रोहित किसी भी हालत में उस वैन को अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देना चाहता था। तभी मारवा हाउस से सिक्योरिटी गार्ड्स और रोहित के बॉडीगार्ड्स 5-6 कार तेज़ी से चलाकर रोहित के पीछे आए। रोहित तुरंत उनमें से एक कार के ड्राइवर को बाहर निकालते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अकेला ही ड्राइव करते हुए तेज़ी से उस वैन का पीछा करते हुए अपने बाकी साथियों के साथ आगे चला गया। अब दोनों एक जैसी दिखने वाली एक ही नंबर प्लेट वाली वैन का पीछा रोहित और अनिका एक एक करके कर रहे थे, जिसमें दोनों बच्चे अगवा किए गए थे। उस वैन को चला रहे ड्राइवर ने अपने साथी की ओर देखकर कहा, जरा पीछे मुड़कर देखो, क्या उन लोगों ने हमारा पीछा करना बंद कर दिया? तभी दूसरे साथी ने अपना सर खिड़की से बाहर निकाल कर पीछे की ओर देखा। उसने अपने पीछे जो देखा वह देखने के बाद वह झटके से फिर से अपनी सीट पर आकर बैठ गया। तेज़ सांस लेते हुए उसने अपने साथी से कहा, अरे यार, वह रोहित मारवा तो कार से उतर गया था, मगर यह लड़की अभी भी हमारा पीछा कर रही है। समझ में नहीं आ रहा कि यह लड़की है कौन है। इतनी मामूली से कार चला रही है, मानो कोई स्पोर्ट्स कार चल रही हो। मेरी तो समझ में नहीं आता कि इस देश में जहाँ लड़कियों को ड्राइविंग करने से दूर ही रखा जाता है, वहाँ यह लड़की इस तरह से कार चला रही है जैसे वह कोई इंटरनेशनल रेस की कार ड्राइवर हो। वैन चला रहे गुंडे ने अपने साथी से कहा,
अरे तो क्या हम लोग एक लड़की से हार मान जाएंगे? हमारी स्पेशली डिज़ाइन वैन का पीछा किस तरह से वह इतनी तेज़ी से कर रही है, यह बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। रुको, अभी उसे मजा चखाता हूँ। यह कहकर वैन चला रहे ड्राइवर ने अचानक ही एक जंगल के रास्ते पर अपनी वैन को मोड़ लिया। जंगल के ऊबड़ खाबड़ रास्तों से वैन तेजी से वह जंगल के बीचों बीच ले जाने लगा। जब उन लोगों ने दोबारा मुड़कर देखा तो अनिका भी ठीक उनका पीछा करते हुए जंगल के रास्ते पर मुड़ चुकी थी। जंगल का रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, इसलिए अलेक्जेंडर और आर्यन अपने कंटेनर के अंदर ही काफ़ी उछलने लगे थे। आर्यन के पाँव से खून बहता चला जा रहा था और बार बार कंटेनर पर पाँव टकराने की वजह से आर्यन का दर्द बढ़ता जा रहा था। अलेक्जेंडर जानता था कि आर्यन ने काफ़ी बहादुरी से अपने दर्द को अपने अंदर दबा कर रखा था। तभी आर्यन ने अलेक्जेंडर से कहा, यह लोग इस तरह ड्राइविंग कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ है कि ज़रूर मेरे मॉम डैड इसका पीछा कर रहे हैं। जैसे ही अलेक्जेंडर ने आर्यन की बात सुनी, अलेक्जेंडर अपनी जगह से उठकर वैन के ठीक पीछे चला गया और वैन की पीछे वाली खिड़की से यह देखने की कोशिश करने लगा कि आखिर उनकी वैन का पीछा कौन कर रहा था। अलेक्जेंडर यह देखकर हैरान हो गया कि अनिका उनकी वैन से कुछ ही मीटर के फासले पर थी और जंगल के उबड़ खाबड़ रास्तों से तेज़ी से अपनी कार ड्राइव करके उनकी वैन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। अलेक्जेंडर ने जल्दी से जाकर आर्यन से कहा, तुम्हारी मम्मी पागल हो गई हैं। आर्यन अलेक्जेंडर की इस बात पर हैरान होकर उसे देखता रहा। आर्यन ने अलेक्जेंडर से पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम मेरी मॉम के बारे में? अलेक्जेंडर ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी मॉम अकेले ही इन गुंडों का पीछा कर रही है, मुझे उनके साथ कोई नज़र नहीं आ रहा है। अलेक्जेंडर की इस बात का जवाब देते हुए आर्यन ने कहा, मेरी मॉम मुझे बचाने आई हैं। अलेक्जेंडर को कहीं ना कहीं मुझे शब्द सुनकर काफ़ी बुरा लगने लगा था। अलेक्जेंडर की ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं था जो उसे बचाने के लिए अपनी जान इस तरह से खतरे में डाल सकता था, मगर वह यह बात भी अच्छी तरह जानता था कि प्रकृति ने एक माँ को किस तरह बनाया था। अगर अपने बच्चों पर किसी भी तरह का खतरा हो जाए तो एक माँ क्या कर सकती थी, वह अलेक्जेंडर ने अपने पालतू जानवरों से सीखा था। हालांकि उसने कभी माँ का प्यार महसूस नहीं किया था, मगर आज अनिका को इस तरह अपने बच्चों के लिए लड़ता हुआ देखकर वह इतना तो समझ चुका था कि उसने आज तक अपनी ज़िंदगी में क्या खोया था। अलेक्जेंडर ने आर्यन को समझाते हुए कहा, वह तो सब ठीक है, मगर तुम्हारी माँ को यह पता होना चाहिए था कि इस तरह अकेले वह इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती। तुम नहीं जानते यह लोग कितने खतरनाक हैं। अलेक्जेंडर यह बात अच्छी तरह जानता था कि उसके काफ़ी पावरफुल डॉग बटरस्कॉच को इन दोनों गुंडों ने किस तरह शांत कर दिया था। बटरस्कॉच के अंदर एक शेर जितनी ताकत मौजूद थी, बावजूद इसके इन दोनों ने बड़ी ही आसानी से बटरस्कॉच को अपने हाथों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। उस दिन से लेकर आज तक अलेक्जेंडर के मन में इन दोनों गुंडों को लेकर काफ़ी खौफ था। क्रिस्टोफर भी यह बात अच्छी तरह से जानता था, इसलिए अलेक्जेंडर के साथ डील करने के लिए क्रिस्टोफर ने जानबूझकर अपने सारे आदमियों में से इन दोनों आदमियों को चुना था और दिल्ली भेजा था। अलेक्जेंडर को इस वक्त अनिका के लिए काफ़ी चिंता हो रही थी, मगर वह अपनी फिक्र को शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा था। अलेक्जेंडर ने आर्यन से कहा, तुम्हारी मॉम पागल हैं, तुम्हारे साथ साथ यह लोग उसे भी मार देंगे। वह एक अकेली लड़की है, इन दोनों ताकतवर लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती है। आर्यन अपनी मॉम के पावर के बारे में अच्छी तरह से जानता था, मगर अलेक्जेंडर ने जो बात अनिका के लिए कही थी वह आर्यन को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। आर्यन ने अलेक्जेंडर की बात का जवाब देते हुए कहा, कम से कम मेरी मॉम में इतनी हिम्मत तो है कि वह मुझे बचाने के लिए इन खतरनाक गुंडों का पीछा करती हुई यहाँ तक पहुँची है। मगर तुम अपनी मॉम के बारे में क्या कहना चाहोगे, जो तुम्हें इतने दिनों से अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ गायब हो गई है? आर्यन के दिल में अचानक ही अलेक्जेंडर की मॉम के लिए नफरत जाग गई थी। उसे बार बार ये बातें याद आने लगी थी कि किस तरह अलेक्जेंडर और उसकी माँ की वजह से अनिका को तकलीफ पहुँचने वाली थी। आर्यन यह बात जान चुका था कि अलेक्जेंडर रोहित का बेटा तो था, मगर अलेक्जेंडर की माँ कोई और थी। जब आर्यन ने अलेक्जेंडर से यह बात कही तो अलेक्जेंडर ने अपनी नज़रें झुका ली। कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद अलेक्जेंडर ने आर्यन से कहा, मेरी मॉम अगर चाहे तो भी वह यहाँ पर मुझे बचाने के लिए नहीं आ सकती है। आर्यन अलेक्जेंडर की बात सुनकर काफ़ी हैरान हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी माँ थी जो अपने बच्चे को मुसीबत में देखने के बावजूद उसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा सकती थी। तभी अलेक्जेंडर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आर्यन से कहा, मुझे जन्म देने के बाद मेरी माँ मर गई थी। मुझे पाल पोस कर बड़ा करने वाले पापा ने मुझसे कहा था कि जब मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया तो उन्हें मुझे जन्म देते वक्त काफ़ी परेशानी हुई थी।
और उनका शरीर उन कॉम्प्लिकेशंस को झेल नहीं पाया और उनकी मौत हो गई। जैसे ही अलेक्जेंडर ने यह बात कही, आर्यन का चेहरा सुन्न पड़ गया। आर्यन ने सोचा नहीं था कि अलेक्जेंडर इस तरह का जवाब देगा। आर्यन यह बात नहीं जानता था कि अलेक्जेंडर की माँ उसे जन्म देने के बाद मर चुकी थी। जैसे ही आर्यन के सामने अलेक्जेंडर ने इस बात का खुलासा किया, आर्यन के मन में अलेक्जेंडर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जागने लगा था। आर्यन अपने कंटेनर से अपना हाथ बाहर निकाल कर अलेक्जेंडर के कंधे पर रखकर कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मेरी माँ हम दोनों को बचा लेगी। जैसे ही अलेक्जेंडर ने आर्यन के मुंह से यह बात सुनी, अलेक्जेंडर के चेहरे पर स्माइल आ गई। आज पहली बार अलेक्जेंडर को ऐसा लग रहा था जैसे वह भी किसी परिवार का हिस्सा था, जो मुसीबत के वक्त अलेक्जेंडर के साथ खड़ा रहना जानता था। तभी अचानक दोनों बच्चों ने महसूस किया कि उनकी वैन, जो अब तक तेज़ी से चल रही थी, उसने अचानक ब्रेक मार दी थी। जब अलेक्जेंडर ने धीरे से वैन की खिड़की से बाहर देखा तो वह यह देखकर चौंक गया कि अनिका की गाड़ी ने उनकी वैन का रास्ता रोक लिया था। अलेक्जेंडर तुरंत आर्यन के कंटेनर के पास आया और हाँफती हुई आवाज़ में कहने लगा, तुम्हारी मॉम को समझना होगा, इतनी खतरनाक लोगों से लड़ना उनके बस की बात नहीं है। वह हमारी वैन का रास्ता रोक कर अकेली ही इन दोनों के सामने मुकाबला करने के लिए खड़ी हो गई हैं। आर्यन के पांव अभी भी बंधे हुए थे। वह कंटेनर से उठकर अपनी मॉम को देखने की कोशिश करने लगा। हालांकि आर्यन ने अपनी सांस रोक ली थी जब उस गुंडे ने बेहोशी वाली दवाई आर्यन के नाक पर रखी थी, मगर फिर भी उस दवाई का कुछ हिस्सा आर्यन की सांसों के जरिए आर्यन के शरीर में पहुंच चुका था। आर्यन के हाथ पांव काफ़ी नम हो चुके थे। आर्यन अपने शरीर की पूरी ताकत लगाने के बावजूद कंटेनर से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। आर्यन ने अलेक्जेंडर से कहा, तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मेरी मदद करो, मेरे पाँव में लगी रस्सी को निकालने में मेरी मदद करो। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी मॉम क्या कर रही हैं। अलेक्जेंडर ने अपनी नज़र खिड़की से बाहर जमा रखी थी, मगर वह अपने एक हाथ से आर्यन को कंटेनर से बाहर निकालने से रोक रहा था। फिर अचानक अलेक्जेंडर ने अपना चेहरा आर्यन की ओर घुमाकर कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता तुम्हें यह सब कुछ देखना चाहिए। आर्यन हैरान होकर अलेक्जेंडर को देखने लगा। आर्यन अच्छी तरह से जानता था कि उसकी माँ मार्शल आर्ट की कितनी बड़ी चैंपियन थी। बलवीर सर की अकादमी की दीदी कितनी ताकतवर थी, यह बात पूरी दिल्ली अच्छी तरह से जानती थी। आर्यन अच्छी तरह जानता था कि उन दो गुंडों का सफाया करना निका के लिए बाएं हाथ का खेल था, मगर अलेक्जेंडर की आंखों में डर देखकर आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बाहर क्या हो रहा था। आर्यन ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर अब बाहर निकलने की कोशिश की, मगर फिर से अलेक्जेंडर ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हारी माँ उन दोनों के साथ कुछ बात करने की कोशिश कर रही है। आर्यन ने सोचा कि शायद अनिका उन दो गुंडों के साथ बातचीत करके मामला निपटाने की कोशिश कर रही थी, मगर तभी अलेक्जेंडर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आर्यन से कहा, तुम्हारा दिल टूट जाएगा अगर मैं तुम्हें कहूँगा कि बाहर क्या हो रहा है। आर्यन ने इस बार इरिटेट होते हुए अलेक्जेंडर से कहा, अब बताओ भी क्या हो रहा है बाहर। अलेक्जेंडर ने अपना एक हाथ आर्यन के कंधे पर रखकर कहा, तुम्हारी माँ मेरे ख्याल से उन दोनों से कोई पैसों की लेन देन की बात कर रही है। आर्यन यह बात भी अच्छी तरह से जानता था कि अनिका और रोहित के पास बहुत पैसा था और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए वह लोग बिना मारपीट के पैसों की लेन देन करके भी मामले को रफा दफा करना अच्छी तरह जानते थे। मगर आर्यन को कहीं ना कहीं इस बात से हैरानी हो रही थी, क्योंकि अनिका के स्वभाव में किसी के सामने इस तरह घुटने टेकना बिल्कुल नहीं था। आर्यन यह बात भी अच्छी तरह जानता था कि अगर अनिका की जगह रोहित होता तो मारपीट करने की बजाय वह पैसों से उन गुंडों को खरीद कर मामला यहीं रफा दफा करने में काफ़ी माहिर था। मगर जहाँ तक आर्यन की मॉम अनिका का सवाल था, किसी के आगे इस तरह से झुकना अनिका ने कभी नहीं सीखा था। पिछले कुछ महीनों में आर्यन अनिका के बारे में इतना तो जान चुका था और यह भी जानना चाहता था कि जो औरत एक साथ 10-10 हट्टे कट्टे गुंडों को ठिकाने लगा सकती है, उसके लिए दो गुंडों को ठिकाने लगाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। अलेक्जेंडर ने खिड़की से बाहर देखते हुए आर्यन से कहा, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी माँ उन दोनों गुंडों के साथ मिलकर कोई समझौता कर रही है। मेरे ख्याल से तुम्हारी मॉम तुम्हें उन लोगों के हाथों बेच रही है। आर्यन को अलेक्जेंडर की इस बात पर हंसी आ गई। आर्यन जानता था कि अनिका अपनी जान दे सकती थी, मगर कभी भी आर्यन को पैसों के लिए किसी के हवाले नहीं कर सकती थी। आर्यन ने पलट कर अलेक्जेंडर को जवाब देते हुए कहा, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी मॉम वह अपनी जान दे सकती है।
मगर मुझे कभी बेच नहीं सकती। अलेक्जेंडर ने जब आर्यन की यह बात सुनी तो अपनी आंखें बड़ी करते हुए आर्यन को देखने लगा और आर्यन को समझाने की कोशिश करने लगा। देखो, मेरे पापा ने मुझे समझाया है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अगर तुम मुसीबत में फंस जाओ तो तुम्हें उस मुसीबत से निकलने का रास्ता खुद ढूंढना होगा। तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। यहाँ तक कि जब जानवरों के बच्चे अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाते हैं या फिर पंछियों के बच्चे एक बार उड़ना सीख जाते हैं, उसके बाद उनके माँ बाप उनकी देखभाल नहीं करते। हम इंसान हैं तो क्या हुआ, हमें भी अपनी मुसीबत से खुद बाहर निकालना होगा। यह बात तो खुद मेरे पापा ने मुझे समझाया है। आर्यन जानता था कि अलेक्जेंडर प्यार और रिश्तों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वह सब कुछ गलत समझ रहा था। क्रिस्टोफर के साथ रहकर अलेक्जेंडर ने सर्वाइव होने की सारी तकनीक तो सीख ली थी, मगर प्यार और रिश्तों के बारे में अलेक्जेंडर बिल्कुल नहीं जानता था। आर्यन ने अलेक्जेंडर को समझाते हुए कहा, देखो, वह मेरी माँ है और कोई भी माँ अपने बच्चों पर मुसीबत आने पर अपनी जान दे सकती है, मगर बच्चे को किसी के हाथों बेच नहीं सकती। इसे प्यार कहते हैं, जो हर माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं। आर्यन की इस बात पर ऐतराज़ जताते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर तुम जो कह रहे हो वो बात सही होती तो मेरे नए पापा रोहित मारवा भी मुझसे प्यार करते। वह जानते हैं कि मैं उनका बेटा हूँ, मगर वह मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। आर्यन ने फिर से अलेक्जेंडर को समझाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है कि वह तुमसे प्यार नहीं करते। उन्हें बस इस बात का डर है कि कहीं तुम्हारी वजह से मुझे, रिया को या मॉम को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। जिस दिन उन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि तुम्हारी वजह से हमें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचने वाली है, तो वह तुम्हें भी उतना ही प्यार करेंगे जितना मुझे या रिया को करते हैं। और फिर माँ और पापा के प्यार करने का तरीका भी अलग होता है। मेरा मतलब है, ज़्यादातर बेटों को उनकी मम्मी प्यार करती है और बेटियों को उनके पापा। अलेक्जेंडर आर्यन की यह बात सुनकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। वह अपना सर खुजाते हुए आर्यन से पूछने लगा, यह क्या कह रहे हो तुम? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी अभी कह रहे थे कि माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अब कह रहे हो कि पापा अपनी बेटी से प्यार करते हैं, माँ अपने बेटे से प्यार करती है। क्या प्यार करने में इतनी सारी शर्तें होती हैं? अलेक्जेंडर की इस इनोसेंट सवाल का तो खुद आर्यन के पास जवाब नहीं था। आर्यन ने मगर अलेक्जेंडर को समझाते हुए कहा, देखो, चाहे माँ हो या बाप, दोनों अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और अपने बच्चों को मुसीबत में नहीं देख सकते। अगर उनका कोई भी बच्चा मुसीबत में पड़ जाए तो वह अपनी जान पर खेल कर भी उन्हें मुसीबत से बाहर निकालते हैं। इसी को प्यार कहते हैं और इसी को माँ बाप का अपने बच्चों के साथ रिश्ता कहते हैं। आर्यन अच्छी तरह से जानता था कि जो लड़का बचपन से लेकर आज तक प्यार के रिश्तों के मायने नहीं जानता था, उसे इतनी जल्दी इन सारी बातों को समझना और समझाना बहुत मुश्किल था। तभी अलेक्जेंडर अचानक खिड़की से बाहर देखकर आर्यन से कहने लगा, देखो, अभी अंदर ही रहना, कंटेनर के बाहर निकलकर देखने की कोशिश मत करना। उन लोगों ने तुम्हारी मम्मी को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया है। तुम्हारे मॉम उनके आगे गिड़गिड़ा रही हैं, मगर वह लोग तुम्हारी मॉम को बस लात और घूंसों से पीटते जा रहे हैं। आर्यन अलेक्जेंडर की यह बात सुनकर हैरान रह गया। वह जानता था कि अलेक्जेंडर यह जो कुछ भी कह रहा था वह पॉसिबल ही नहीं था, मगर फिर अचानक आर्यन के मन में एक ख्याल आया। आर्यन जानता था कि नींद ना पूरी होने पर अनिका कितनी कमज़ोर महसूस करती थी और हो सकता था कि आज अनिका की तबीयत खराब होने की वजह से उसके शरीर में ताकत ना बची हो और इसलिए वह दोनों खूंखार गुंडे अनिका को पछाड़ने में कामयाब हो चुके हों। जैसे ही आर्यन के मन में यह ख्याल आया, आर्यन अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर कंटेनर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। अलेक्जेंडर ने आर्यन को कंटेनर के अंदर धकेलने की बहुत कोशिश की। आर्यन के हाथ और पांव अभी भी नम थे, इसलिए उसे कंटेनर से बाहर निकलने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। आर्यन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अलेक्जेंडर से कहने लगा, छोड़ दो मुझे, मेरे पाँव खोलने में मेरी मदद करो। मैं अपनी मॉम की मदद करना चाहता हूँ। जल्दी से जल्दी मुझे इस कंटेनर से बाहर निकालो। अलेक्जेंडर भी अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर आर्यन को रोकते हुए कहने लगा, बेवकूफ़ मत बनो। तुम्हारी माँ ने तो बेवकूफ़ी दिखा दी है अकेले यहाँ आकर, अब तुम भी बेवकूफ़ मत बनो। अगर तुम यहाँ से बाहर गए तो तुम्हारी माँ के साथ साथ वह लोग तुम्हें भी मार देंगे, और फिर बिना माँ की ज़िंदगी में खराबी क्या है? अगर आज उन लोगों ने तुम्हारी मोम को मार दिया तो तुम बिना किसी भी रुकावट के अपनी तरह से अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, जैसे मैं जी रहा हूँ। अलेक्जेंडर की ऐसी बात पर आर्यन को काफ़ी चिढ़ होने लगी।
आर्यन ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अलेक्जेंडर से कहा, मैं अपनी सारी ज़िंदगी मेरी मॉम के इशारों पर नाचने के लिए तैयार हूँ, मगर बिना मॉम की ज़िंदगी मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। तुम नहीं जानते मॉम का प्यार क्या होता है, माँ का स्पर्श क्या होता है। जब माँ तुम्हारे गालों पर किस करती है तब उसकी फीलिंग क्या होती है। एक माँ जब तुम्हारे सर पर हाथ रखकर सहलाती है तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हें किसी ने सांस लेने के काबिल बना दिया हो। अगर मेरी मॉम को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे गुंडों को छोड़ूंगा नहीं, उनसे लड़ते लड़ते खुद मर जाऊंगा, मगर मेरी मॉम को कुछ नहीं होने दूंगा। आर्यन ने जब अपनी माँ के लिए यह सारी बातें कही तब अचानक ही बिना अलेक्जेंडर को एहसास हुए अलेक्जेंडर की आंखें भर आई थी। उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू टपकने लगे थे। अलेक्जेंडर को इस तरह की फीलिंग ज़िंदगी में पहले कभी नहीं महसूस हुई थी। अलेक्जेंडर नहीं जानता था कि माँ की क्या अहमियत होती है, मगर आज आर्यन की आंखों में अपनी माँ के लिए प्यार देखकर उसे समझ में आ गया कि ज़रूर माँ कोई ऐसी चीज़ है जिसे खोया नहीं जा सकता था। अलेक्जेंडर ने आर्यन से कहा, देखो मैं मजाक कर रहा था, बाहर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तुम्हारी मॉम उन गुंडों के साथ अभी भी बातचीत कर रही हैं, मगर एक बात ज़रूर कहनी पड़ेगी कि तुम्हारी मॉम ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है यहाँ अकेले आकर। मैं इन दोनों गुंडों को अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे बटरस्कॉच के अंदर एक शेर की ताकत थी। कोई खतरनाक से खतरनाक जानवर भी मेरे बटरस्कॉच से मुकाबला नहीं कर सकता था, मगर इन दोनों गुंडों ने बिना किसी हथियार के मेरे बटरस्कॉच को मार मार के अधमरा कर दिया था। इन दोनों के अंदर शैतानी ताकत है। तुम्हारी माँ इनका मुकाबला नहीं कर सकेगी, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं किसी भी तरह तुम्हारी माँ को बचाने की कोशिश करता हूँ। मगर तुम यहीं रहना छुप कर, चाहे कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत निकलना। अगर तुम बाहर निकले तो यह लोग तुम्हें भी छोड़ेंगे नहीं। मैं तुम्हारी माँ को बचाने की कोशिश करता हूँ, मगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम कुछ भी हो जाए यहाँ से निकलोगे नहीं। इससे पहले कि आर्यन अलेक्जेंडर की बातों का जवाब दे पाता, अलेक्जेंडर वैन की बैक सीट से निकलकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। अलेक्जेंडर ने वैन का दरवाज़ा पीछे से बंद कर दिया। एक के बाद एक पेड़ के पीछे छुपते छुपाते अलेक्जेंडर अनिका की गाड़ी के पास पहुंचा। अनिका की गाड़ी के पीछे छुपकर अलेक्जेंडर अनिका और दोनों गुंडों के बीच हो रही बातों को सुनने लगा। एक गुंडा अनिका से कह रहा था, अरे अनिका जी, मुझे लगता है आप इतनी आसानी से नहीं मानोगी। हम कब से आपको कह रहे हैं कि आप इन सब झमेले में मत पड़िए, वरना आपकी जान पर भी मुसीबत हो सकती है, और इतनी खूबसूरत लड़की को इतनी भरी जवानी में मरना नहीं चाहिए। यह कहकर दोनों गुंडे एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। उसमें से एक गुंडा अनिका के पास जाकर कहने लगा, वैसे आज मौसम भी अच्छा है और यहाँ हम लोगों को देखने वाला कोई नहीं, और हमारा काम भी कुछ ऐसा है कि हमें हमारी गर्लफ्रेंड के पास जाने का मौका भी नहीं मिलता। चलिए आज वह कमी आप ही पूरी कर दीजिए। दोनों गुंडे धीरे धीरे अनिका के पास अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। तभी अचानक अनिका की गाड़ी के पीछे से अलेक्जेंडर बाहर आया और दौड़कर अनिका के आगे खड़ा हो गया। अलेक्जेंडर अपनी छाती फुलाकर दोनों गुंडों के सामने डटकर खड़ा हो गया।